डॉक्टर अवनीश चंद्र मिश्रा सर DSMNRU से हमारे साथ जुड़े रहेंगे। साथ ही साथ हमारे गुरु डॉक्टर विजय शंकर शर्मा सर, एसोसिएट प्रोफेसर NHOT, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहेबिलिटेशन यूनिवर्सिटी, वे भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। हमारा सौभाग्य है कि हमारी बड़ी बहन राठी दीदी भी हमारे साथ रहेंगी और अपना आशीर्वचन इस पटल को और हम सब लोगों तक अपना पहुंचाएंगे। आशीर्वचन उनका भी हम लोग आशीर्वचन प्राप्त करेंगे। तथा हमारे साथ विभिन्न उत्तर प्रदेश के जिलों से और उत्तर प्रदेश के बाहर के राज्यों के विभिन्न जिलों से कई संस्थाओं के संस्थापक तथा उन संस्थाओं में अपने अनुभवों को प्रदान करने वाले विशेषज्ञ हमसे जुड़े हुए हैं और जगह जगह हम उनके अनुभवों से अलग अलग प्लेटफॉर्म पर लाभान्वित हो रहे हैं। वे सारे लाभ इस पटल तक कैसे लाए जाएंगे, इस बात को हम लोग यहाँ पर प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम प्रथम वक्ता के रूप में और अनुभव को जोड़कर अपनी बात रखने हेतु मैं आमंत्रित करता हूं आज के प्रथम वक्ता के रूप में श्री राजेंद्र भाई को, जो दिल्ली से हैं। वे आए और अपना माइक अनम्यूट करें तथा अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करके एक एक जियो किस डेट को जारी हुआ यह भी बताते रहे और उससे मिलने वाले लाभ क्या हैं, किस तरीके से लाभान्वित हुआ जाए, उसको भी यहाँ पे चर्चा करते रहे। तो प्यारे भाई श्री राजेंद्र प्रसाद जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि वे आए और अपना स्क्रीन प्रेजेंट करके हम लोगों को लाभान्वित कराएं। राजेंद्र प्रसाद एक मिनट, नमस्कार सर। ये क्या होगा? सभी से निवेदन है कृपया माइक म्यूट रखें जिससे हम राजेंद्र जी बताइए राजेंद्र। Thank you so much, Pandey. I am very happy to share my views about the vehicle issues and various facilities available provided by Government of India to the person with disabilities under PWD Act 2016 or United Convention 2006. And I am very much thankful to the designer and architecture of this program and the social servant of disability community, Srinaran Yadav, who come forward to the digital platform and unite the person with disability in all over country. And this is the very grateful work. And I want to also thanks to my guru, Dr. Vijay Shankar Misra ji. Under his guidance, we learn a lot in JRHU, and Registrar Sir Avnish Misra ji, who teach a lot of things, and by that way we are running and achieving our heights as individual PW has. So today I have been assigned the work. Oh sorry, मैं भूल गया था भाई, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय में अंग्रेजी पढ़ाना होता है और गुलामी की भाषा बोलने की आदत पड़ी हुई है, और जैसे ही हम क्लास में घुसते हैं तो अंग्रेजी में बोलना चालू कर देते हैं। ऐसे ही वेबिनार वगैरह में बोलना होता है, अंग्रेजी में बोलना होता है, तो आदत पड़ी है। आई एम सॉरी, मैं हिंदी में बोलूंगा, मैं भूल गया था। मुझे आज का विषय पर बोलने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है वह यह है कि भारत सरकार की ओर से गाड़ी खरीदने में आपको कुछ छूटें दी गई हैं, और वो छूटें कुछ डिफरेंट सेक्शंस के अंडर दी गई हैं। तो उन छूट को आप कैसे लिया जाए, और जो आर्थिक रूप से जो सक्षम हमारे दिव्यांग साथी हैं और जो नौकरी पेशा कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं और गाड़ी लेने में सक्षम हैं, वो किस तरीके से भारत सरकार के द्वारा दी गई विभिन्न सुविधाओं का लाभ ले सकें और अपने जीवन को वो सरल और सुगम बना सकें। सबसे महत्वपूर्ण ये है, जैसा कि आपको पता है कि हमारी पॉपुलेशन कम है, 3-3.5% के अराउंड हमारी पॉपुलेशन है, तो हम बहुत अधिक चुनावी मुद्दा नहीं होते। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्योंकि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन की सिग्नेटरी है और उसके तहत वो थोड़ा सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत थोड़ा सा शर्म लिहाज करके थोड़ी सी बाउंड होती है और कुछ ऐसी योजनाएं लेकर के आती है जिससे दिव्यांगों का कुछ भला हो सके। तो उसी के अंतर्गत
ये वाहन खरीद में कुछ छूट प्रदान की गई है। तो आइए एक एक करके समझते हैं कि वो वाहन खरीद में जो छूट है उसको आप कैसे लें, कैसे आप अप्लाई करें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत है, और वाहन खरीदने से पहले आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतने की जरूरत है। और जब आप छूट लेने के जा रहे हैं तो आपको अधिकारियों से भी दो चार होना पड़ेगा। ये अधिकारियों से दो चार होने की प्रक्रिया जो है शोरूम में भी आपको करनी पड़ेगी, आरटीओ में भी आपको करनी पड़ेगी, इंश्योरेंस पॉलिसी में भी आपको करनी पड़ेगी। तो उन सारी चीजों को हम जान लें तो हम उनको टीच कर पाएंगे। वो आपको टीच नहीं कर पाएंगे, उनको रूल रेगुलेशन की जानकारी नहीं है, और ना इंटरनल जो विभिन्न कंपनी है जो वाहन दे रही है, जैसे मारुति है, कोई भी कंपनी है, ना उनकी जो इंटरनल ट्रेनिंग होती है, ना उसमें ये कंपोनेंट है। उस कंपोनेंट में, इस ट्रेनिंग में उनको सम्मिलित नहीं किया गया है। तो आज जो अल्प ज्ञान मेरे पास है इस विषय में, मैं सभी साथियों के साथ मैं उनको शेयर करना चाहूंगा। तो मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं। कृपया जब मैं स्क्रीन शेयर करूं तो दूसरा कोई साथी कोई स्क्रीन शेयर ना करे और मुझसे डायरेक्ट प्रश्न पूछें या चैट बॉक्स में लिखें, तो वहां से मैं आपके प्रश्न ले सकूंगा। तो मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। ये भैया दिनेश कुमार जी हैं। भैया स्क्रीन प्रेजेंट मत करो, आप अपना स्क्रीन प्रेजेंट ऑफ करिए। यस यस। क्या आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? हेलो यस सर, दिख रही है। यस सर, यस सर। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा। यस सर, दिख रही है। ठीक है ठीक है ठीक है। ये मेरा फोल्डर है जिसमें जितने भी कंसेशन से डॉक्यूमेंट है, सारे डॉक्यूमेंट मैंने इकट्ठे कर रखे हैं। और जिस डॉक्यूमेंट में बोलूंगा उस डॉक्यूमेंट को मैं अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैं शेयर कर दूंगा। अलग से मांगने की इसको जरूरत नहीं है, तो सबके पास वो पहुंच जाएगा। देखो साथियों, ये स्कीम बहुत समय से चल रही है, लेकिन भारत सरकार ने इस स्कीम का कभी प्रचार प्रसार नहीं किया। जीएसटी आने से पहले एक्साइज ड्यूटी के नाम पे हमसे टैक्स लिया जाता था, लेकिन जीएसटी लगने के बाद दिव्यांगों की विभिन्न चीजों पर जीएसटी लगाया गया, जिसके बाद बहुत बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन भारत में हुए। कुछ विरोध प्रदर्शन हमने भी किए, श्री नारायण भाई ने भी किए। हेलो, अरे ये स्क्रीन नहीं आ रही है मित्र। स्क्रीन नहीं आ रही है? नीचे आ रही है। दोबारा प्रेजेंट करो। कुछ लोग कह रहे हैं आ रही है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं आ रही है। नहीं, देखो नहीं आ रही है। एक्चुअली किसी और ने भी प्रेजेंट कर दिया है। नहीं आ रही है, नहीं आ रही। बाकी मोबाइल पे नहीं आ रही करे ना तभी। राजेंद्र भाई जी स्क्रीन आ रही भाई, स्क्रीन आ रही। अरे व्हाट डू मीन बाय स्क्रीन या राजेंद्र? स्क्रीन नहीं, सुनिए राजेंद्र जी, मैं विजय शंकर शर्मा। आपकी फोटो अलग आ रही है, स्क्रीन की अलग आ रही है। आप में से यदि राजेंद्र का नाम देखेंगे तो एक राजेंद्र प्रसाद करके ब्रैकेट में नाम है, और जो ब्रैकेट वाला नाम है उससे स्क्रीन आ रही थी, और राजेंद्र प्रसाद जो अगलोन लिखा है उसमें आपका फोटो आ रहा है राजेंद्र। तो गुरुजी मैं दोबारा शेयर कर रहा हूँ, दोबारा शेयर। हेलो, दोबारा प्रेजेंट करो जरा एक बार। हेलो, आई एम पवन कुमार फ्रॉम मुंबई। अब आ रही है, 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 आ रही है। नहीं, अब नहीं आ रही। नहीं, अरे दूसरे लोग प्रेजेंट करने लग रहे हैं ना, वो शशि कुमार प्रेजेंट कर रहे हैं। ये शशि कुमार कौन है? ये प्रेजेंट कर रहे हैं। बंद करो। बाकी सब लोग म्यूट हो जाए ना, बाकी सब लोग म्यूट हो जाए।
जी जी जी। हाँ, अब आ रही। अभी दिख रही है? हाँ दिख रही है, दिख रही है। दिख रही है ना? हाँ, ये गवर्नमेंट ऑर्डर कौन सी डेट का है? 24 ये गवर्नमेंट अक्टूबर ऑर्डर है, 24 अक्टूबर 2019 का है। ठीक है साहब, 24 तो अक्टूबर अक्टूबर 2013 का है। नहीं 24 अक्टूबर 2019 24 का है। अक्टूबर है। हाँ, तो अच्छा, इसमें अच्छा। ये इसको जो जीएसटी कंसेशन वाला मुद्दा है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक इंटरप्राइजेस गवर्न करती है। और ये अभी तौसीफ आलम कौन है, ये प्रेजेंट कर रहे हैं? इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि जीएसटी जो राजेंद्र, कंसेशन है जी, मैं जी ये सर। कह रहा हूँ यदि प्रॉब्लम हो रही ना तो सबके बारे में आप जो है हाथ में लेके बतला दीजिए, यदि उसका प्रिंट लिए हो तो, और भेज दीजिएगा ग्रुप में, तो सबको मिल जाएगा। आप अपनी बातें पूरी एक एक करके बतला दीजिए और ग्रुप में उसका जियो भेज दीजिएगा, तो वो भी हमें लगता है कि सही रहेगा। क्या लग रहा है आपको? ये क्या स्क्रीन नहीं दिख रही है आपको? नहीं, स्क्रीन नहीं दिख रही है। नहीं, दरअसल राजेंद्र जी वही हो रहा है, आपके दो नाम आ रहे हैं, एक राजेंद्र प्रसाद विदाउट ब्रैकेट और दूसरा आ रहा है राजेंद्र प्रसाद विद ब्रैकेट। आपकी स्क्रीन राजेंद्र प्रसाद विद ब्रैकेट वाले में ही दिख रही है, तो यदि आप में से जब उसको पिन कर लेंगे तो दिखने लगेगी। शर्मा सर, जी बोले। गवर्नमेंट ऑर्डर का रेफरेंस देखिए, उसका डिटेल दे ये ठीक रहेगा, गवर्नमेंट ऑर्डर। ये ठीक रहेगा। ये प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन जो बीच में दूसरे लोग प्रेजेंट करने लग रहे हैं, इसकी वजह से इनकी स्क्रीन जो है नहीं दिख रही है। जी तो जी जी। हाँ, बाकी वो जैसा सत्यनारायण जी और आशीष जी बोल रहे थे ऐसा बोलते वो बता दे। भैया जी भैया सीनान भैया जी, ये देखो, ये दूसरे लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, जो नए लोग जो जुड़ना चाह रहे हैं वो जुड़ नहीं पा रहे हैं। अच्छा, वो नागेश भाई ही उसका हल कर पाएंगे। नागेश भाई, नए लोग क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं? क्या कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या वहां से? कई लोगों का 112 लोग हो गए तो कहाँ से जोड़ेंगे? अच्छा, लिमिट है क्या? अरे 250 अपने पास 250 की लिमिट है। 250 तो तक नहीं जुड़ सकते हैं। अच्छा, नहीं, मैसेज गलत आ रहा है, उसमें मैसेज आ रहा है उसपे। हमारे सभी सम्मानित साथी जो प्रेजेंट करेंगे वो कदापि नहीं जुड़ेंगे, जो जुड़ेंगे वही जुड़ेंगे। मैं यहाँ से हटा रहा हूँ प्रेजेंट करने पर, वो मुझे क्षमा करते रहें। जो प्रेजेंट करेगा मैं उसे हटाता रहूंगा। राजेंद्र भाई आप कंटिन्यू करें। ठीक है, मुझे थोड़ा आसानी रहेगी, मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर पाऊंगा तो सही तरीके से बातों को कह पाऊंगा। हाँ करिए करिए, आप रिप्रेजेंट करिए। हाँ, तो अभी दिख रहा है? अभी दिख नहीं, रहा अभी होगा सभी? स्क्रीन नहीं आई आपकी। आप दिख रहे थे, स्क्रीन नहीं दिख रही थी। चलो मैं 1 मिनट रुको। सभी से पुनः निवेदन कर रहा हूं, कोई स्क्रीन प्रेजेंट न करे और कोई भी अपने माइक को अनम्यूट न करे। जब आवश्यक होगा तो आपकी बात अवश्य इस पटल पे सुनी जाएगी, वो आप रखिएगा, आप सम्मानित है हमारे लिए। तो कृपया अभी राजेंद्र भाई को सुनते हैं। जी जी, अभी दिख रहा है? हाँ बिल्कुल। हाँ ठीक है सर। अब कोई भैया दूसरा ना करे, थोड़ा सा बाधा आती है। लगा हूं इसी में, आप कंटिन्यू। ये जो ऑर्डर आया है ये 24 अक्टूबर 2019 का है। ये आपको मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक इंटरप्राइजेस की वेबसाइट पे मिल जाएगा, जीएसटी कंसेशन के जीएसटी सेक्शन में। वहीं से मैंने इसको डाउनलोड किया हुआ है और ग्रुप में भी मैं इसको भेज दूंगा। और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं इसके साथ में जो इसके साथ मिलकर के काम करेंगे। तो ये कहता है कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए जो गाड़ी लेगा वो या तो पेट्रोल वर्जन में ले सकता है, एलपीजी में ले सकता है। लेकिन जो पेट्रोल और जो एलपीजी वर्जन में जो गाड़ी ले रहा है उसकी जो कैपेसिटी, इंजन की जो कैपेसिटी है वो 1200 सीसी से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये ध्यान रख लेना, कहीं ऐसा ना हो कि जब फॉर्म भरें आप ऐसी गाड़ी ले लें जिसकी कैपेसिटी 1200 सीसी से अधिक है, तो वो जाकर के मिनिस्ट्री में वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। और जो लोग डीजल की गाड़ी ले रहे हैं उनकी जो इंजन की कैपेसिटी है वो 1500 सीसी से अधिक नहीं होनी चाहिए। और मिनिस्ट्री ने इसमें ये भी कहा हुआ है कि
जो जीएसटी कंसेशन का सर्टिफिकेट जो मिनिस्ट्री इश्यू करेगी, इश्यू करने वाला अधिकारी डेप्यूटी रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए। हालांकि हमारा इश्यू नहीं है, ये मिनिस्ट्री को देखना है। और ये 1200 सीसी वाला और 1500 सीसी वाला मैंने मुद्दा बता दिया। और ये छूट केवल जो है ऑर्थोपेडिक फिजिकली डिसेबल्ड के लिए है, जिसकी डिसेबिलिटी कम से कम 40% होनी चाहिए। और मिनिस्ट्री ने इनको ही कार चलाने के लिए अभी जो है एलिजिबल माना हुआ है। हालांकि इस पर अभी डिबेट चल रहा है, बहुत सारे संगठनों ने इस पर रिप्रेजेंटेशन भी दिया हुआ है इस क्लॉज को हटाने के लिए। बहुत सारे हमारे जो दृष्टिबाधित संगठन है, पार्शियल जो डिसेबिलिटी है, इनको देख सकते हैं, वो भी अपना रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। लेकिन अभी किसी प्रकार का उनके लिए कोई जियो जारू नहीं हुआ है, और मेरी नजरों में कम से कम नहीं आया है। तो आपको ये इस फॉर्म के अंदर एनेक्सर ए इसके नीचे दिया हुआ है, उसको आपको फॉर्म को भरना है, ठीक है। और एक एनेक्सर बी है जो मेडिकल सर्टिफिकेट का है, वो भी भरना है, लेकिन उसके संदर्भ में एक अमेंडमेंट आया हुआ है, मैं उसको बताऊंगा। और एक और इसमें शर्त थी कि आपको 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न जो भरते हैं उसका वो फॉर्म 16 या इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बाद में जो एक एप्लीकेशन निकलता है उसको देना है। तो ये भी क्लॉज अब हट गए हैं, तो इसकी जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो ये सारी चीजें इस जियो में लिखी हुई हैं। और एक चीज मैं और इसको बता दूं कि ये जो फैसिलिटी है 5 साल में एक बार मिलेगी आपको। तो बड़ी सोच समझ करके इस फैसिलिटी को लीजिएगा, और बड़ी सोच समझ करके गाड़ी को चयन करिएगा। कि कहीं ऐसा ना हो आप गाड़ी ले लें, फिर आपको पसंद ना आए, बदलते हुए फिर तो दोबारा आपको जीएसटी कंसेशन नहीं मिलने वाला है। 5 साल में ये सुविधा एक ही बार मिलेगी। और जो व्हीकल जीएसटी कंसेशन के थ्रू लिए गए हैं उनको एडेप्टेड व्हीकल के रूप में रजिस्टर्ड करना होगा 100%। अगर आप एडेप्टेड व्हीकल के रूप में रजिस्टर नहीं करते हैं तो ना तो आपको जीएसटी छूट मिलेगी, ना रोड टैक्स में छूट मिलेगी, ना टोल टैक्स में छूट मिलेगी, ना इंश्योरेंस पॉलिसी में आपको छूट मिलेगी, ठीक है। तो 100% इसको एडेप्टेड व्हीकल में ही इसको रजिस्ट्रेशन आपको करना है। फॉर्म जब आप भर लेंगे तो ये यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, अंडर सेक्रेटरी AEI सेक्शन, डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री, उद्योग भवन, रूम नंबर 428 में इसको आपको भेज देना है। और जब आप इसको वहां पर भेज देंगे तो इस ऑफिस ऑर्डर में ये लिखा हुआ है कि मिनिस्ट्री 4 हफ्तों के अंदर यानी 30 दिन के अंदर पर्सन विद डिसेबिलिटी को जीएसटी कंसेशन सर्टिफिकेट प्रदान करेगी। तो अब हम फॉर्म की तरफ चलते हैं। ये फॉर्म है एनेक्सर ए, जिस एनेक्सर की मैं बात कर रहा था, ये वाला फॉर्म है एनेक्सर ए। तो यहाँ पर अपना ये नेम ऑफ पर्सन है, यहाँ पर आप नेम भर दीजिए, अपने पिताजी का नाम यहाँ भर दीजिए, अपना ईमेल यहाँ डाल दीजिए, मोबाइल नंबर यहाँ डाल दीजिए, डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिख दीजिए। डेट ऑफ बर्थ का आपको प्रूफ लगाना है, हाई स्कूल की मार्कशीट या सनद वहां पे लगा दीजिए। सेक्स लिख दीजिए, अपना मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन लिख दीजिए, और यूआईडी अगर आपके पास है तो उसको लगा दीजिए। इफ अवेलेबल है, वो कंपलसरी नहीं है। अपना पैन नंबर यहाँ पे आपको देना होगा, अपना आधार नंबर यहाँ पे आपको देना होगा। इसके बाद नंबर 9 में आपको अपना रेजिडेंशियल एड्रेस विद पिन कोड देना है। 10 नंबर और 11 नंबर और 12 नंबर बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बहुत सोच समझ के और सही डिटेल इसमें भरनी है। 10 नंबर में ये देना है कि कंपनी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, जिस कंपनी का हेलो स्क्रीन चली गई जो है, कोई जो है वो कर दिया, फिर से एक बार प्रेजेंट करें। यार बार बार स्क्रीन को मेरी को गायब कर देते हैं प्रेजेंट करके। दूसरे लोग अब क्या बतलाए, चलिए ठीक है। नेक्स्ट एक दिखला रहे थे। अभी दिख रही है? हाँ ये आ गया। हाँ ठीक है। ये सर आवाज ही पर्याप्त है, आवाज ही। अच्छा ठीक है। ये 10 नंबर में आपको कंपनी ओरिजिनल मैन्युफैक्चर, यानी जिस कंपनी की आप जो है वो जिस कंपनी का आप जो है गाड़ी ले रहे हैं, चाहे टाटा की ले रहे हैं, चाहे मारुति की ले रहे हैं, कोई भी कंपनी ले रहे हैं, उसका नाम लिख दीजिए यहाँ। मॉडल कौन सा ले रहे हैं, ठीक है।
मॉडल कौन सा ले रहे हैं, जैसे कि मारुति, मारुति में बहुत सारी गाड़ी हैं, डिजायर है, स्विफ्ट है, ठीक है, क्रेटा वगैरह जो भी गाड़ी है आप उनका नाम यहाँ पर लिख दीजिए। वेरिएंट कौन सा ले रहे हैं, पेट्रोल वाली ले रहे हैं, डीजल वाली ले रहे हैं, सीएनजी वाली ले रहे हैं, एलपीजी व पीएनजी वाली ले रहे हैं, वो यहाँ पे वेरिएंट यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 11 नंबर में डिटेल्स ऑफ डीलर फ्रॉम वेयर कार इज टू बी परचेज्ड। यहाँ पर उस डीलर का नाम आएगा जिस डीलर से आप नाम ले रहे हैं, जिस डीलर से आप गाड़ी खरीदेंगे। तो मारुति, आपके शहर में मारुति का शोरूम है, वहां जाइए, उस डीलर का नाम लिखिए, उसका फोन नंबर दीजिए, वर्केबल फोन नंबर, ऐसा ना हो गलत सलत चला जाए, उसको टेस्ट करके देख लीजिएगा, क्योंकि मिनिस्ट्री वहां से फोन करती है। और सही नंबर लिखिए। ईमेल लिखिए। ईमेल लिखते में बहुत सावधानी बरतें। पहले ईमेल वहां से जब लें तो बड़े बड़े अक्षरों में लिख के लें, और ताकि छोटे छोटे अक्षरों में आप साफ सुथरा उसको भर सके। उसके बाद एड्रेस डाल दीजिए, पूरा पिन कोड सहित, लैंडमार्क सहित अपना एड्रेस वहां पर डालिए, क्योंकि ये लेटर एक कॉपी जो है डीलर के पास में आएगी मिनिस्ट्री से, एक कॉपी आपके पास में आएगी मिनिस्ट्री से, एक कॉपी आरटीओ के पास में जाएगी। तो एड्रेस बहुत महत्वपूर्ण है, लैंडमार्क सहित अपना जो है आप एड्रेस लिखिए, क्योंकि जो वहां पर मैंने देखे हैं मिनिस्ट्री में रिजेक्शन इस आधार पर कर देते हैं, एड्रेस इनकम्प्लीट है, ईमेल इनकम्प्लीट है, फोन नंबर सही नहीं है, ये रिजेक्शन के राइडर वो लगाते हैं, कम लोगों को लाभ मिले, जो भी रीजन है वो मैंने राइडर लगाते हुए देखा है, कई मित्रों का मैंने वापस आते हुए देखा है, परेशान होते हुए देखा है। तो इसको आप बहुत अच्छी तरीके से भरें। 12 नंबर में है डिटेल्स रजिस्टर्ड, मतलब जिस आपके शहर का जो आरटीओ है उसका नाम लिखिए, उसका फोन नंबर लिखिए, सीयूटी नंबर और पीएनटी नंबर दोनों लिख दीजिए, और उसका ईमेल डाल दीजिए, और लैंडमार्क। ये कौन है भैया, बीच बीच में ना बोलें जी। उसके बाद 12 नंबर में ये आईटी रिटर्न टैक्स, इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में कहा गया है। इसका एक अमेंडमेंट आ गया है, इसका एक कोरिजेंडम आ गया है, ठीक है। ये इनकम टैक्स रिटर्न वाला आपको भरना नहीं है, ठीक है। और वो क्या कोरिजेंडम आया है मैं आपको एक मिनट दिखा देता हूँ। कोरिजेंडम मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। पार्शियल मॉडिफाइड गाइडलाइन, ये देखिए मेरी स्क्रीन दिख रही है? हेलो जी जी दिख रही है। हाँ ठीक है, ये अभी कोरिजेंडम आया है 25 मार्च 2020 को एक कोरिजेंडम आया हुआ है, और जिसमें एक मतलब कोरिजेंडम होता है सुधार या कुछ एडिशन डिलीशन जो भी करना, उसमें इसमें उन्होंने 2 एडिशन और डिलीशन किए हैं। इसमें कहा गया है कि अब जो है एप्लीकेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश देयर इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न के सर्टिफिकेट आपको देने नहीं है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में अभी इतने पैसे वाले और इतने धनाधन नहीं है कि वो इनकम टैक्स रिटर्न भरने की स्थिति में आए। तो किसी तरीके से अपना जीवन जीते हैं, तो रिप्रेजेंटेशन दे करके इन सारी चीजों को हटवाने में कुछ दिल्ली के कुछ एनजीओ वगैरह ने, कुछ संगठनों ने इसमें मदद की है। और एक और उसमें गाइडलाइन उन्होंने लगा रखी थी कि जिसके पास में यूनिक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होगा वही इसको अप्लाई कर पाएगा। अब इसको भी हटा दिया गया, और उसमें ये कहा गया है कि जिसके पास में यूआईडी हो या डिसेबिलिटी कार्ड जो स्टेट गवर्नमेंट ने या डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ने जिस पर नेचर ऑफ परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी क्लियरली लिखा हुआ है, स्पेसिफाई है, उसको जो है, जो एनेक्सर बी में जो इन्होंने जो है मेडिकल सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट दिया हुआ है वो रिक्वायर नहीं है। केवल आपके पास में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, उसी से जो है इसका काम चल जाए। तो ये उन्होंने जो है इसमें कोरिजेंडम यहाँ पर जो है निकाला हुआ है। अब मैं मूल उस पर मैं आता हूँ जिसमें मैं जिस पर चल रहा था। दिख रहा है ना? जी, ये देखिए इसमें एनेक्सर बी दिया गया है। अब इस एनेक्सर बी को भरना नहीं है आपको, क्योंकि कोरिजेंडम 20 मार्च 2020 को निकल चुका है, और जो पहले मिनिस्ट्री ने जो मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट बना रखा था अब वो इनवैलिड है, लागू नहीं है, तो इसको आपको नहीं भरना है। उसके बाद एनेक्सर सी देना है आपको। सी में आपको ये डिक्लेयर करना है
कि मैंने ये फैसिलिटी लास्ट 5 ईयर से अवेल नहीं की है, और यदि मुझे जीएसटी कंसेशन मिलता है तो मैं 5 वर्ष से पहले इस गाड़ी को बेचूंगा नहीं। ये बात आप ध्यान रख लें। अगर आपने जीएसटी कंसेशन लिया है तो 5 साल तक आपको गाड़ी रखनी ही पड़ेगी, चाहे चलाइए चाहे मत चलाइए, आप उसको डिस्पोज नहीं कर सकते। जीएसटी कंसेशन ले रहे हैं तो बड़ा सोच समझ के लीजिए कि वो 5 साल तक आपकी मनी ब्लॉक है, आप उसको सेल नहीं कर सकते, आपको उसको यूज करनी ही होगी। एनेक्सस सी ये क्लियर ये बात कहता है, ये आपको डिक्लेरेशन यहाँ पर प्लेन पेपर पे देनी हो। उसके बाद ये वाला जो सर्टिफिकेट है, ये वाला सर्टिफिकेट मिनिस्ट्री भर के देगी। ये फॉर्मेट ऑफ जीएसटी सर्टिफिकेट ये मिनिस्ट्री भर के देगी। यहाँ पे नाम लिखेगी और कार का वेरिएंट, कार का नाम लिखेगी, वेरिएंट का नाम लिखेगी, और इसकी एक कॉपी आरटीओ को देगी, एक कॉपी आपको डीलर को देगी जिससे आप गाड़ी खरीदेंगे, और एक कॉपी जो है आपको देगी। और इसमें क्लियर लिखा हुआ है The above mentioned vehicle purchased in accordance with the above notification is to be registered mandatorily as adapted vehicle। यानी जो जीएसटी कंसेशन के थ्रू आप गाड़ी ले रहे हैं वो मैंडेटरीली एडेप्टेड व्हीकल के रूप में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अगर वो एडेप्टेड व्हीकल के रूप में रजिस्टर्ड नहीं है, यानी आपकी आरसी के ऊपर अगर एडेप्टेड व्हीकल नहीं लिखा हुआ है तो आपको जीएसटी कंसेशन नहीं मिलेगा, टोल टैक्स एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगा, फास्टैग आपका नहीं बनेगा। तो ये सर्टिफिकेट वहां से इश्यू होगा। जब ये सर्टिफिकेट जब आप इस फॉर्म को भर के मिनिस्ट्री में जमा कर देंगे, कोई साथी जो है डायरेक्ट जाना चाहे तो जोरबाग मेट्रो स्टेशन पे उतरे, और जोरबाग मेट्रो स्टेशन के पास में ही वहां पर मिनिस्ट्री का ऑफिस है, ठीक है। तो उसके बाद आपको ये वाला, ये मुझे इश्यू हुआ था, देख लीजिए आप सभी लोग, फिर जब प्रेजेंट कीजिए दोबारा से। नहीं आ रहा, वो स्क्रीन को ही हटा दिया। अरे बाबू मत परेशान करो। हमारे गुरुजी जुड़े हैं कि चले गए? हैं, सब लोग हैं। अच्छा ठीक है, हाँ आ गया। अरे मैं हूँ, ये देखिए ये सर्टिफिकेट मैं सुन रहा हूँ। हाँ गुरुजी आप ही बात देते रहिए। अच्छा कर रहे हैं। हाँ, तो उसके बाद आशीर्वाद दीजिए इनको। बस ये है कि ये जो चीजें तुम बता रहे हो ना, हमको भेज देना, और डिटेल में बता रहे हो, ठीक है। और अच्छा, यदि बीच में स्क्रीन चली जाती है तो कोई चिंता नहीं, क्योंकि अपने पास जितने लोग जुड़े हुए हैं दरअसल उनको पता नहीं है। जी जी, तो भाई हमारा उतना प्रोफेशनल ग्रुप नहीं है ना, ये अपने डिसेबल्ड साथी है सारे जी, तो वो गलती से हो जा रहा है, उसमें बहुत चिंता नहीं करनी है। ठीक है गुरु, ठीक है। ये सर्टिफिकेट मिला है राजेंद्र भाई वहां से? हाँ, ये सर्टिफिकेट मिला है, ये सर्टिफिकेट वहां से आएगा, ठीक है। इसमें क्लियरली लिखा है, इन परसुएंस ऑफ मिनिस्ट्री फाइनेंस नोटिफिकेशन जीएसटी सेस कंपनसेशन, दिस सर्टिफिकेट इश्यूड टू श्री राजेंद्र प्रसाद हैविंग आधार नंबर, ए पर्सन विद ऑर्थोपेडिक फिजिकली डिसेबिलिटी लेस एंड ग्रेटर देन 40%, मारुति स्विफ्ट VXI AMT पेट्रोल फॉर अवेलिंग जीएसटी कंसेशन ऑन परचेज ऑफ मोटर व्हीकल, ये लिखा हुआ है, ठीक है साहब। इसमें ये भी लिखा हुआ है, दिस सर्टिफिकेट इज वैलिड फॉर 3 मंथ, 3 मंथ तक आप इसको यूज कर सकते हैं, उसके बाद ये एक्सपायर माना जाएगा। तीसरा सेक्शन इसमें लिखा हुआ है कि ये व्हीकल जो है मैंडेटरीली एडेप्टेड व्हीकल के रूप में रजिस्टर होना है। और ये देखिए इन्होंने जो सीसी की कॉपी किया है, उमा मोटर्स VM मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, मौली रोड, मथुरा, तो ईमेल किया हुआ है, एक कॉपी उसको भेजिए कि भाई आप इसकी गाड़ी डिलीवर करिए। एक कॉपी उन्होंने भेजी हुई है असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस मथुरा को कि आप इस गाड़ी को मैंडेटरीली एडेप्टेड व्हीकल के रूप में रजिस्टर करिए, ठीक है साहब। ये डिजिटली साइन है और ये 10 अगस्त को वहां से इश्यू हुआ है, ठीक है साहब। अब उसके बाद में जब ये 1 महीने के बाद, सामान्यतः टाइम 1 महीने का है, कभी कभी ज्यादा भी लग जाता है क्योंकि अभी तो कोविड चल रहा है और अधिक टाइम लग रहा है इसमें। तो उसके बाद एक और अगली प्रक्रिया आपकी प्रारंभ होती है कि जब ये सर्टिफिकेट आ जाएगा तो आपको ये एक
बॉन्ड है, 10 रुपए के स्टाम्प पे ये आपको भर के देना है। ये इसको बोलते हैं क्षति पूर्ति बॉन्ड, इंडेमिटी बॉन्ड। ठीक है, ये इसमें इसको सेक्शन है कि मैं ये कार खरीद रहा हूँ, ये सर्टिफिकेट नंबर है, मेरी डिसेबिलिटी इतनी है, और अगर मिनिस्ट्री इसको बैक करती है तो सारी ड्यू हैं, जो डिफरेंस है मैं लौटा दूंगा। और ये इसमें ये भी लिखा हुआ है कि 5 साल से पहले और पिछले 5 साल से मैंने जो है जीएसटी कंसेशन नहीं लिया है। ये सारे शपथ पत्र के रूप में आपको भर करके ये आपको जमा करना है। ठीक है साहब, ये उसका प्रारूप है, इसको मैं आपको भेज दूंगा। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको क्या करना है कि इसके बाद आपको क्या करना है कि ये लेटर लेकर के आप शोरूम पे जाएंगे, शोरूम वाले को वो एफिडेविट जमा करेंगे जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया था, रिक्वायर्ड जो आधार पैन कार्ड अपना जो भी है शोरूम वाला जो मांगे। अब शोरूम वाला जो है अपनी इन सारे लेटर्स को बना करके मारुति को ईमेल करेगा, मारुति को ईमेल करेगा। तो जहां से मारुति का जो मैन्युफैक्चरिंग है ये गुजरात में है। ठीक है, तो जब आपकी गाड़ी डिलीवर होनी, जहां से गाड़ी डिलीवर होनी है, जहां पे गाड़ी बननी है, वहीं से ही आपका जीएसटी कट जाएगा। यानी जो एक्स शोरूम प्राइस है उसमें से जो है जो जीएसटी लगता है उसमें केवल एक्स शोरूम प्राइस लिखा हुआ होगा, जीएसटी का जो सेक्शन है उसमें 0 लिखा हुआ होगा। तो इस प्रक्रिया के लिए शोरूम को 3 महीने का समय दिया जाता है। ठीक है, तो शोरूम वाले हालांकि प्रयास करते हैं कि उनकी गाड़ी पहले डिलीवर हो जाए, तो आपको लगातार उनके कांटेक्ट में बने रहना है और जो है अपनी गाड़ी लेनी है। जब गाड़ी आपकी आ जाएगी, शोरूम वाला गाड़ी आपकी डिलीवरी कर देगा, तो इस दौरान आपको एक चीज और करनी है, आपको 17,000 रुपए की छूट इंश्योरेंस में भी मिलती है। ठीक है, उनके पास में हर कंपनी का एक ऑनलाइन पोर्टल होता है, उस ऑनलाइन पोर्टल पे डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। तो उनसे ये कहिए भैया अपना ऑनलाइन पोर्टल खोलो और उस पर पर्सन विद डिसेबिलिटी लगाओ, पर्सन विद डिसेबिलिटी लगने पर जितना पैसा आएगा मैं दूंगा। ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटी वो जैसे ही वो लगाएगा और 17,000 रुपए उसके जो है इंश्योरेंस पॉलिसी में से घट जाएंगे अपने आप, और उसका प्रिंट निकलेगा और बिल निकलेगा। ठीक है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। भैया मुझे कुछ जरूरत नहीं है, तो जिस समय तू कैटेगरी में जा रहा है इंश्योरेंस पॉलिसी, जहां मेरा एड्रेस, नाम, गांव, पता, पैन नंबर, आधार कार्ड ये भरेगा, वहीं पर टाइप लिखा हुआ आएगा, टाइप में पर्सन विद डिसेबिलिटी कर दो। पर्सन विद डिसेबिलिटी करने पर चाहे मेरा ज्यादा आए चाहे कम आए, मैं दे दूंगा। और आप ये विश्वास रखिए 17,000 रुपए आपके कम हो जाएंगे। ठीक है, उन लोगों को जानकारी होती नहीं है, ये जानकारी आपको जो है उनके नोटिस में लानी है। ठीक है सर, इंश्योरेंस में आपको यहाँ पे आप छूट मिल जाएगी। उसके बाद क्या करना है, आपको एक एप्लीकेशन बनाना है। एप्लीकेशन फॉर्मेट मैंने बनाया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने अपने आरटीओ को लिखा, ARTO को लिखा है, मथुरा को, और इसमें मैंने लिखा हुआ है रिक्वेस्ट टू ग्रांट टू परमिशन टू रजिस्टर्ड मारुति स्विफ्ट डिजायर VX, जो भी गाड़ी का नाम है मैंने लिख दिया है, ऑटो गियर शिफ्टेड कार एज एन एडेप्टेड व्हीकल अंडर मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 ऑफ चैप्टर 2 सेक्शन 2 ऑफ चैप्टर 1, इसमें मेरा रजिस्टर कर दीजिए। आप डायरेक्ट जाएंगे तो वो कहेगा कि साहब जो है इसमें तो छूट ही नहीं है। ठीक है, छूट ही नहीं है तो आपको छूट नहीं है, जैसे वो कहे छूट नहीं तो आपको 2 कागज दिखाएं। आपसे बहुत ज्यादा लड़ना नहीं है, कानून की बात करनी है, धारा की बात करनी है, वहां पर जाकर के कौन से एक्ट में क्या लिखा हुआ है। तो आपको क्योंकि आरटीओ वालों को और जो ऑफिस पे बैठे हुए होते हैं उनको नॉलेज नहीं होते, वो भ्रष्ट होते हैं, जैसा मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। ठीक है, जब तक आप उनको नहीं लगेगा कि आप उनसे ताकतवर हैं, कानून के जानकार हैं, आपको ऐंठने की कोशिश करेगा और जो आपकी सुविधा है उसको देगा नहीं, या देगा तो उसके बदले में आपको एवज में पैसा लेगा। तो आप उसको इस बात का ज्ञान करा दीजिए कि मुझे कानून की जानकारी है, तो बैकफुट पे चला जाएगा। और एक कागज दौड़ाइए। ठीक है, 2 कागज आप दौड़ाने पड़ेंगे आपको। एक तो मिनिस्ट्री ने वो डॉक्यूमेंट दिया है, उसमें ये लिखा हुआ है कि ये व्हीकल मैंडेटरीली एडेप्टेड व्हीकल के रूप में रजिस्टर्ड होना चाहिए, एक डॉक्यूमेंट वो है।
दूसरा डॉक्यूमेंट ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री ने मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 आया हुआ है, ठीक है, उसमें चैप्टर 1 के सेक्शन 2 में जाइए तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है। वो क्या लिखा हुआ है मैं आपको बताता हूं, ठीक है। आरटीओ आपसे कहेगा कि मैं कैसे मान लूं कि तुम्हारी गाड़ी जो है डिसेबिलिटी फ्रेंडली है, इसको आपको आर्गू करना है, ठीक है। आपको आर्गू रूल से करना है, रूल के अलावा कोई बात उसको करनी ही नहीं है। रूल क्या है मैं आपको बता देता हूं। आइए भाई, मोटर व्हीकल एक्ट किधर है, एक मिनट। गूगल से मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा, एक मिनट। देखिए किसी ने फिर स्क्रीन प्रेजेंट कर दिया। ये रहा, स्क्रीन दिख रही है मेरी? एक बार पुनः प्रेजेंट करें। नहीं दिख रही। अच्छा ठीक है। अब दिख रहा है? जी। आप गूगल में जैसे जाएंगे उसमें टाइप करिए द मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019, ठीक है। इसका ये चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 ये लिखा हुआ है, चैप्टर 1, ठीक है। चैप्टर 1 के सेक्शन 2 में जाइए और ये लिखा हुआ है एडेप्टेड व्हीकल, ठीक है। ये लिखा हुआ है एडेप्टेड व्हीकल, इसका मीनिंग दिया हुआ है। एडेप्टेड व्हीकल मीन्स अ मोटर व्हीकल आइदर स्पेशली डिजाइन्ड or and constructed or to which the alteration has been made under subsection 2 of section 52 for the use of persons suffering from any physically defect or disability and used solely by or for such person। कहने का मतलब है आप उससे ये कहिए, वो ये कहेगा कि मैं कैसे मान लूं कि भाई ये तुम्हारी कार मतलब डिसेबिलिटी फ्रेंडली है, तो आप उससे ये कहिए कि चैप्टर 1 के सेक्शन 2 में ये कहा गया है कि एडेप्टेड व्हीकल वो है या तो स्पेशली पर्सन विद डिसेबिलिटी के डिजाइन किया गया हो या उसमें किसी प्रकार का ऑल्ट्रेशन किया गया हो। तो उससे ये कहिए मेरी कार में 2 प्रकार के ऑल्ट्रेशन किए गए हैं। नंबर 1, पहले तो ये कार मेरी ऑटोमेटिक है, सामान्य नहीं है जो सामान्य व्यक्तियों के लिए होती है। दूसरा, इस कार में क्लच नहीं है, ठीक है, जो कि सामान्य कार में होती है। तो ये 2 ऑल्ट्रेशन से ये प्रूफ होता है कि इसमें 2 ऑल्ट्रेशन किए गए हैं, तो ये डिसेबिलिटी फ्रेंडली कार है। और जब भी डिसेबिलिटी फ्रेंडली कार लेंगे तो साधारण कार नहीं लेंगे, ऑटोमेटिक गाड़ी ही लेंगे। ऑटोमेटिक गाड़ी ही डिसेबिलिटी फ्रेंडली यानी एडेप्टेड व्हीकल होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आपने सामान्य कार ले ली तो आपको वो एडेप्टेड व्हीकल के रूप में आरटीओ वहां पर रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा, और उस परिस्थिति में ये जो मोटर व्हीकल एक्ट का 2019 है ये सेक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, आपको जीएसटी की छूट नहीं मिलेगी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा आपके लिए। तो ये बात वहां पे हो गई। जब गाड़ी आपकी जो है उसमें क्या बोलते हैं रजिस्टर्ड हो जाएगी तो 66,000 रुपए का आपको रोड टैक्स लगता है। 66,000 रुपए का रोड टैक्स लगता है, वो जीरो लगेगा आपके ऊपर। केवल आपको 1,400 रुपए उसकी जो फी होती है, प्रोसेसिंग फी होती है 1,400 रुपए, केवल वो आपको जमा करनी है, ठीक है। तो 66,000 रुपए रोड टैक्स के, 17,000 रुपए इंश्योरेंस के और 10% जीएसटी, ठीक है, जो कि एक्स शोरूम प्राइस पे लगती है। जैसे मान लीजिए किसी कार का एक्स शोरूम प्राइस 7 लाख रुपए है, तो 7 लाख रुपए का 10% 70,000 हो गया। तो 70,000 और 66,000 कितने हो गए? 1,36,000। 1,36,000 और 17,000, ठीक है, लगभग 1,51,52,000 रुपए की छूट एक गाड़ी के ऊपर आपको मिल जाएगी, ठीक है, इन कागजों का आप उपयोग करते हुए। अभी छूट और भी है मेरे साथी, ठीक है, शांति से बैठे रहे, मैं आपको सुनाता हूँ छूट और क्या है। छूट और क्या है और किस तरीके से इस सुविधा का लाभ लेकर के
हमारे विकलांग साथी, दिव्यांग साथी अपनी जीविका कमा सकते हैं और सामान्य लोगों से अधिक लाभ कमा सकते हैं। ठीक है, एक छूट और है कि मिनिस्ट्री ऑफ हाईवे ने इसको जो है टोल टैक्स की छूट दी हुई है। ठीक है, आप कहीं जाते हैं आपको देखना होगा कि 200-300 रुपए की टोल टैक्स लगता है, तो वो एग्जेम्पशन है। अब प्रश्न उठता है कि इस टोल टैक्स का लाभ हम कैसे लें, कैसे आप उसको छूट लें। ठीक है, टोल टैक्स लाभ के देखिए, फिर किसी ने स्क्रीन प्रेजेंट कर दी, भाई स्क्रीन प्रेजेंट मत करो। टोल टैक्स का लाभ कैसे लें? देखिए साथियों, डिसेबिलिटी इश्यू ऐसा इश्यू है, किसी भी विभाग में आपको चले जाइए, उनको बहुत ज्यादा वो बोधर नहीं करते, बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश नहीं करते। हम और आप जैसा कोई व्यक्ति कोई भिड़ जाए तो उनको ज्ञान दे आता है। ठीक है, किसी ना किसी तरीके से सुविधा लाभ लेने के लिए। एक तो आपके पास में टोल टैक्स का लाभ आपको तभी मिलेगा जब आपका जो आरसी पे एडेप्टेड व्हीकल लिखा होगा। अगर आपके आरसी पे एडेप्टेड व्हीकल नहीं लिखा है तो आपको टोल टैक्स का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, हालांकि कुछ परिस्थितियों में यह भी देखा गया है कि टोल टैक्स पे जो है वो आरसी को नहीं देखते, क्योंकि उनको नॉलेज वगैरह होती नहीं है। वो केवल कहते हैं कि विकलांग सर्टिफिकेट दिखा दो, तो आप विकलांग सर्टिफिकेट दिखा दीजिए तो वो छोड़ देता है। लेकिन किसी विंडो पे नॉलेजेबल आदमी बैठा होता है, वो कहता है कि ये सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, अपनी आरसी दिखाइए, उस पर कहाँ लिखा है एडेप्टेड व्हीकल। तो उस समय में, उस परिस्थिति में अगर आपकी आरसी पे एडेप्टेड व्हीकल लिखा हुआ है तो छूट मिल जाएगी, अन्यथा आपको छूट नहीं मिलेगी। तो केवल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के आधार पर आप जो है मतलब निर्भर ना करें, मैंडेटरीली अपनी आरसी एडेप्टेड व्हीकल के रूप में रजिस्टर्ड कराएं। एक मेरा साथी है, लखनऊ यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर है, विवेकनाथ त्रिपाठी, उनको बाद में इस चीज का लाभ मिला और दुर्भाग्य ढंग से उन्होंने गाड़ी खरीदी और उनकी आरसी पे एडेप्टेड व्हीकल नहीं लिखा हुआ है। तो कभी कभी उनको जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कोई नॉलेजेबल आदमी मिल जाता है, और नहीं तो वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दिखाकर छूट ले लेते हैं। ऐसा उनका व्यक्तिगत अनुभव रहा है। तो क्योंकि हम जो है मतलब जले हुए हैं, बुरस गए हैं, ठीक है, ठोकर लग के ये ज्ञान आ गया है, बड़ा रिव्यू किया गया, 3-3 महीने तक मैंने इस चीज का रिव्यू किया, डॉक्यूमेंट इकट्ठे किए, ठोकर खा करके सभी जानकारी इकट्ठी की। तो अब हम चाहते हैं कि जो हमारे ठोकर लगी उन वो ठोकरें हमारे साथियों को ना लगें और बिना किसी कठिनाई के जो मिनिस्ट्री ने जो ये सुविधा दी है उसका वो जो है लाभ उठाएं। तो अब मैं वो डॉक्यूमेंट आपको दिखाना चाहता हूं जिसके जरिए वो डॉक्यूमेंट भी आपके पास में टोल टैक्स का एग्जेम्पशन वाला भी एक उसका प्रिंट आउट आपकी कार में हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी अक्खड़ मिल जाते हैं, साहब छूट नहीं है, यहाँ तो प्रधानमंत्री को भी नहीं है, यहाँ तो राष्ट्रपति को भी नहीं है। तो उसका प्रिंट आउट हमेशा अपने डिग्गी में रखें और जब भी वो गड़बड़ करें वो वहां पर निकाल करके आप उसको दिखा दें। तो मैं उसको शेयर कर देता हूं। स्क्रीन एक बार पुनः प्रेजेंट करिएगा। जी जी कर रहा हूं। दिख रहा है अभी? जी जी। ये रहा, ये 16/12/2019 को गाइडलाइन इश्यू की गई है। ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। ठीक है, इसमें एग्जेम्प्टेड सारी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी हैं, उस सारी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी को लिखा गया है। एग्जेम्पशन फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी, नो फी शैल बी लीव एंड कलेक्टेड फ्रॉम द मैकेनिकल व्हीकल्स। कौन कौन से? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, जस्टिस, फलाना फलाना, ये सब लिस्ट बनी हुई है। ठीक है, सबसे लास्ट में ये लिखा हुआ है, मैकेनिकल व्हीकल्स स्पेशली डिजाइन एंड कंस्ट्रक्टेड फॉर यूज ऑफ ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम फिजिकली डिफेक्ट और डिसेबिलिटी। इसको हमेशा रखिए और इस ई वाला सेक्शन है उसको पढ़वा दीजिएगा। ठीक है, और उसको एक और ज्ञान दे दीजिएगा। वो ढूंढ नहीं पाते हैं कि भैया वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में कौन से नंबर पे है, तो उससे कहिएगा 3 नंबर में जाके खोज, 3 नंबर में जाके डिसेबिलिटी वाला है, 3 नंबर देख। जैसे ही वो 3 नंबर पर क्लिक करेगा डिसेबिलिटी वाला उसमें आ जाएगा और उसको दिखाते ही वो आपको निकाल देगा। तो जब इतना बड़ा ज्ञान आपको देंगे कि उसको नंबर भी मालूम है कि कौन से नंबर में जाकर के मिलेगा, तो वो वैसे ही थोड़ा सा शक पका जाएगा। सारी चीजें मतलब जो है ड्राइवर है उसको मालूम है, मतलब वेल अप टू डेट है। तो 3 नंबर याद रखें कि भैया 3 नंबर में अपना देख और उसमें एग्जेम्प्टेड कैटेगरी लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा
इन सब चीजों के होने के बावजूद भी कभी कभी और भी 2-4 होना पड़ता है, हॉक टॉक भी करनी पड़ती है, साहब इस रूल को हम नहीं मानेंगे और ये तो सामान्य नियम है, ऑर्डर है, आपको छूट दी जाए कि नहीं दी जाए, आप DHI से एक सर्टिफिकेट लेके आइए, ठीक है। तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप फास्टैग बनवा लें, कह दे भैया मेरा फास्टैग लगा है, अगर मेरा एग्जेम्प्टेड होगा छूट मिल जाएगी, नहीं होगा तो तू मेरे अकाउंट से काट ले, ठीक है। तो फास्टैग बनवाना इस सारी समस्याओं का समाधान एक अच्छा सॉल्यूशन है, ठीक है। तो फास्टैग बनवाने के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री ने एक SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर गाइडलाइन जो है वो जारी कर रखी है, और वो भी मैं आपको शेयर कर देता हूं। दोबारा मुझे स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी। ये है कोरिजेंडम SOP फॉर एग्जेम्प्टेड कैटेगरी। 9 दिसंबर 2019 को जो SOP जारी हुआ है, इसमें क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है फास्टैग के लिए, ये सब्जेक्ट में लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एंड गाइडलाइन फॉर इशुएंस ऑफ फास्टैग टू एग्जेम्प्टेड कैटेगरी ऑफ मैकेनिकल व्हीकल अंडर नेशनल हाईवे फी डिटर्मिनेशन ऑफ रेट्स एंड कलेक्शन रूल 2008 एज अमेंडेड लिखा हुआ है, ठीक है, यानी बाद में निकाला गया है। ये पूरी SOP लिखी हुई है क्या करना है, ठीक है। इसको पूरा पढ़िएगा, अप्लाई करिएगा। सर स्क्रीन नहीं आ रही हैं? स्क्रीन नहीं आ रही सर। दोबारा से शेयर करूं? यस सर। देखिए अभी आ रही है? जी बिल्कुल। यस सर आ रही। जी बिल्कुल। बहुत सारी फाइल खुली है, बंद करता हूँ इनको। ये रहा, ये पूरा SOP दिया हुआ है, ठीक है, कहाँ पे क्या करना है, ठीक है। ये लिस्ट दी हुई है और किस किस को फास्टैग जारी होगा, तो उसमें भी सबसे लास्ट में जाकर के E नंबर पे लिखा हुआ है, ये कोड है इसका 34, ठीक है। 34 कोड डालना है फॉर्म में, ये फॉर्म है इसके नीचे फास्टैग के लिए, ठीक है। इसको भर के आपको अप्लाई करना होगा। तो इस तरीके से आप जो है फास्टैग ऑब्टेन कर लेंगे। अभी तक मैंने जो है फास्टैग की मैं प्रोसेस हूँ, फास्टैग मुझे मिला नहीं है क्योंकि पहले में गाड़ी लेना प्राथमिकता था, क्योंकि बहुत इमरजेंट चीज थी, और मेरे नाम पे GST सर्टिफिकेट इश्यू होने के बावजूद भी मैं इसका लाभ नहीं ले पाया श्री नारायण भाई, क्योंकि मेरे सामने ऐसी मजबूरी बन गई थी, मजबूरियों का दास बन गया था कि मुझे तत्काल गाड़ी खरीदनी थी, ठीक है। मतलब आज मेरे सामने समस्या है तो अगले दिन मैंने जाकर के गाड़ी खरीदी और मैंने अपनी समस्या का समाधान किया। मुझे लंबी यात्रा करनी थी, कोविड से मुझे बचना था, दिल्ली विश्वविद्यालय मुझे बार बार अप डाउन करना था, तो इसलिए मैंने GST सर्टिफिकेट का इंतजार मैंने नहीं किया। और वहां पर मेरे कुछ मिनिस्ट्री में कुछ विद्यार्थी थे, उन्होंने कहा कि सर आप इंतजार करिए, हम आपका सर्टिफिकेट इश्यू करवा देंगे। ये सारी सुविधाएं जानकारी होती हुई मैं इसका लाभ नहीं ले पाया, हालांकि मेरे नाम पर सर्टिफिकेट इश्यू हो गया। और इस सर्टिफिकेट को मैंने मिनिस्ट्री को एक लेटर लिखते हुए कि मैंने इस सुविधा का लाभ नहीं किया है, इसलिए मैं इस सर्टिफिकेट को सरेंडर कर रहा हूं, को मैंने वापस कर दिया है, ठीक है। लेकिन आज भाइयों, जब भी आपको गाड़ी खरीदनी हो, धैर्य से कम 5 महीने का समय और 4 महीने का समय लेकर के चलिएगा। अगर आप हड़बड़ी करेंगे तो मेरी तरह आप जो है अगर आप परिस्थितियों के दास किन्हीं कारण से बन जाएंगे तो इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। आपको बहुत धैर्य रखना है, क्योंकि 1 महीने का समय तो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री को चाहिए, जो जनरली 2 महीने लेती है, ठीक है। उसके बाद 3 महीने का समय आपको शोरूम के लिए चाहिए, तो 5 महीने हो गए। फिर गाड़ी ले लेंगे आप, फिर जो है RTO के पास में जाएंगे, रजिस्ट्रेशन करा के जाएंगे, तो 5-5.5 महीने आप एकदम धैर्य रखिएगा। और उस दौरान अगर पैसे वैसे की कमी है तो वो आपका समय रहेगा कि आप उस दौरान पैसा वैसा इकट्ठा कर लें। और लोन वगैरह तो सरकारी कर्मचारी हैं, उनको आसानी से मिल ही जाता है। तो ये सारी चीजें मेरी तरफ से थी श्री
प्रिय नारायण भाई। और किसी साथी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो इस संदर्भ में मुझसे पूछ सकता है, अगर मैं आपको कुछ सहयोग कर सकूं, कंट्रीब्यूशन कर सकूं इस संदर्भ में। जी, ओवर टू यू। राजेंद्र जी नमस्कार। जी जी नमस्कार। विष्णु मिश्रा, आपके सीनियर बैच का स्टूडेंट रहा हूँ जी, JRHU का। जी जी आपने बहुत अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी दी जी। और हालांकि मुझे जानकारी नहीं थी और मैं 2015 से गाड़ी यूज कर रहा हूँ, आज तक टोल टैक्स वाली मुझे जानकारी नहीं थी। मैं बराबर जहां से भी निकल रहा हूँ टोल टैक्स दे रहा हूँ। आप सर्टिफिकेट तो रखिए। चलिए बहुत अच्छा लगा, आपसे जानकारी मिली और जियोज मिल जाएंगे ग्रुप में जी, तो इनका उपयोग करने का प्रयास करूंगा। हालांकि मेरा एक अनुभव है जी कि तमाम सारे आदेश शासनादेश के बाद भी विकलांगों को वो सुविधाएं मिल नहीं पाती हैं, इतना दुर्व्यवहार झेलना पड़ता है। एक छोटा सा उदाहरण कहें, अगर आप रोडवेज बस में यात्रा करना चाहते हैं तो आदेश होने के बावजूद आप अगर अपने सम्मान को और अपनी इज्जत को बचाए रखना चाहते हैं तो यही दिखता है कि किराया दे दो और चुपचाप निकल जाओ, क्योंकि इतनी बातें वो कंडक्टर सुना देगा आपको भरी बस में 150 आदमियों के बीच में कि शायद हम लोगों को अच्छा ना लगे। तो कोई बात नहीं। चलिए खैर, इन चीजों का मैं प्रयास करूंगा। मुझे लगता है जैसे सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा, बहुत सावधानी से हम लोग काम करेंगे। फिर वो डीलर कानून करेगा कि पता नहीं मुझे मिलेगा GST की नहीं मिलेगा। आप एक काम करिए, आप ले लीजिए, फिर मैं रिफंड करा दूंगा। नहीं इस चक्कर में नहीं पड़ना है। फिर जैसे आपने बताया कि RTO जाएंगे तो RTO दुर्व्यवहार करेगा कि कुछ मिल जाए। RTO के हाल तो आपको पता ही है, बाहर दुकानें लगी होती हैं उनके। आदरणीय विष्णु मिश्रा जी, जी सर, में मुझे टोकना पड़ रहा है, क्षमा करिएगा। जिस तरीके से राजेंद्र भाई ने अपनी बात बताई है जी, उसके बाद जो दूसरा कदम होना चाहिए हम लोगों का वो ये कि जो भी इस क्रम में पहुंचे हमारे दिव्यांग भाई हैं वे इसका लाभ लें। हम किसी भी परिस्थिति में अभी उनकी यात्रा से पहले ही उनके यात्रा में आने वाले पता नहीं वो समस्याएं आएंगी कि नहीं आएंगी, उन्हें हतोत्साहित करें ऐसा नहीं पांडे सर, मैं समझ रहा हूँ आप ऐसा नहीं करना चाह रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ नहीं बात सुनिए तो और समझने का प्रयास कीजिए। मैं यथा स्थिति से अवगत करा रहा हूँ, सिर्फ मैं भी बहुत संघर्ष करता हूँ। और मैं आपको एक उदाहरण दूं, मैं कंटिन्यू आपका सेमिनार वेबिनार अटेंड कर रहा हूँ, कभी बोला नहीं हूँ। एक बात कह दूं आपसे, नहीं कह रहा कि आप कर रहे हैं, बता रहा हूँ भाई यार। विष्णु भाई तो मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ कि विकलांगों को पदोन्नति में रिजर्वेशन मिला हुआ है और इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमारे इसी वेबिनार में जुड़े हुए हैं आनंद सिंह जी, संतोष शर्मा जी। मैं अपने 8-10 साथियों के साथ आदेश को लेके सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से मिला, लेकिन उसका रिजल्ट आज तक कुछ नहीं मिला मुझे। तो इस तरह की परिस्थितियों से दो चार होना पड़ता है, क्योंकि हम सब यहाँ एक ही कैटेगरी के लोग जुड़े हैं, तो हमें किसी को हतोत्साहित नहीं करना है, लेकिन यथा स्थिति माइंड मेकअप करके हमें ये भी रखना होगा कि ये जो परिस्थितियां आएंगी उनका सामना हम कैसे करेंगे। अरे विष्णु भाई जी का तो इतना रिसर्च इन्होंने करी है और इतनी मेहनत करी होगी, मुझे लग रहा है कि शायद हर कोई कर भी नहीं पाएगा। विष्णु भाई मेरी एक बात सुन रहे हैं आप, ये इज्जत वाला जो मामला है व्यक्तिगत मामला है और मैंने तो अपनी इज्जत खूंटी पे टांग रखी है, ठीक है। यही करना पड़ेगा राजेंद्र सर। मैं किसी से डरता वरता नहीं हूँ। मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए बता दूं और ये बताते हुए मुझे पता नहीं आपको अच्छा लगेगा कि बुरे लगेगा, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से गर्व महसूस करता हूँ आपको बताते हुए कि जब मैं त्रिपुरा विश्वविद्यालय में था तो वहां के एक हिंदी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर ने मुझे विकलांग बोल दिया 2-3 लोगों के सामने। तो मैंने उनसे कहा कोई बात नहीं है साहब, आप विकलांग बोल सकते हैं, लेकिन मैं इतना मानता हूं कि किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी का क्राइटेरिया इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन कितना फिजिकली फिट है। मैंने कि आप यूनिवर्सिटी के पीछे अखाड़ा है, आप मुझसे कुश्ती लड़िए,
अगर आप जीत जाते हैं तो मैं अपने सर्टिफिकेट डाल करके पूरे विश्वविद्यालय कैंपस में घूमूंगा, अन्यथा आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद से प्रोफेसर मेरे कभी सामने पड़ा नहीं, तो जब तक आप मुंह पर नहीं मारेंगे, इनको खदेड़ेंगे नहीं, तब तक ये बाज नहीं आएंगे। नहीं, वो संघर्ष क्षमता तो हम लोगों के यहाँ JRSU से पैदा हो चुकी है और बहुत जगह लड़ भी चुका हूँ और श्री नारायण भाई से मैं प्रेरित होता रहता हूँ, जहाँ जरूरत पड़ती है उठा पटक निकल लेता हूँ। वो सब हमारे लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। विष्णु मिश्रा जी, मैं विजय शर्मा, मैं इस बात में एक बात रखना चाहूंगा। देखिए, बिना संघर्ष के किसी को कुछ नहीं मिलता। इसमें दिव्यांगता और गैर दिव्यांगता की बात नहीं है। हमको भी यदि कोई इसी चीज को पाना होता है तो कुछ ना कुछ प्रयास करने पड़ते हैं। और अब देखिए, अभी छोटा सा एग्जांपल राजेंद्र प्रसाद जी ने दिया कि राजेंद्र प्रसाद जी भी उतने ही सक्षम है, विवेक भाई भी उतने सक्षम है, विवेकनाथ त्रिपाठी जी भी। लेकिन कितनी, आपने खुद बताया कि 5 महीने तक आपको धैर्य रख करके गाड़ी के लिए आपको तमाम प्रयास करने पड़ेंगे। होता क्या है कि हम लोग उतने शिद्दत से प्रयास नहीं करते हैं। देखिए, बिना, हो सकता है ना, उसके 2 वजह हो सकती है। या तो सामने वाला आदमी देना नहीं चाह रहा है, या फिर आपको लेने का तरीका नहीं मालूम, आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है, आपके पास कोई कागज नहीं है, आपके पास अज्ञानता है कि आप इसको लेना कैसे चाहते हैं, आप ले भी पाएंगे कि नहीं। जैसे इन्होंने अभी टोल का एग्जांपल दिया, टोल का एक लेने का एक तरीका है। यदि आपके पास वो डॉक्यूमेंट तो आपको कोई मना नहीं कर सकता, लेकिन उसके लिए आपको अवेयर होना पड़ेगा। आपने अभी खुद बल्कि इस फोरम में स्वीकार किया कि राजेंद्र ने जो अभी बातें बताई वो वाकई ऐसी बातें थी जो फोरम पे मुझे सम्मिलित करते हुए भी ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं थी। तो गलत कह रहा हूं तो बताइए। तो नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि अवेयर हुए इसलिए इनको गाड़ी में पैसा बच गया, वरना ये भी तो पैसे दिए होते ना आदमी को। ये मेरा जी जी जी। तो मैं जो अभी रिजर्वेशन प्रमोशन की बात कर रहे थे जो सर, मैं उसके बारे में कुछ कहना चाहूंगा। मोनू सिंह बात कर रहा हूँ। मोनू बताओ। अभी कृषि डिपार्टमेंट में हमारे ब्लाइंड भाई थे, हम लोगों ने NFB ने, नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड ने बहुत संघर्ष किया है इस विषय में, रिजर्वेशन प्रमोशन में। तो अभी हमारे 1-2 साथी थे जो टोटली ब्लाइंड है, उनको प्रमोशन मिला है। आपको बस प्रयास करना पड़ेगा, बिना प्रयास के कुछ नहीं मिलेगा, प्रयास तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, मैं भाई एक चीज मैं भूल गया, थोड़ा शेयर कर दूं। एक डॉक्यूमेंट और जियो मुझे शेयर करना है। राजेंद्र भाई 1 मिनट। हाँ जी। पहले तो न जाने क्यों जो है मेरी ही आवाज है, आप लोगों की आवाज मुझे डबल सुनाई दे रही है। या तो मेरे मोबाइल में कुछ गड़बड़ी हुआ है, लैपटॉप में, या जो भी हो। आपकी तरफ दो सिस्टम ऑन है। आप मोबाइल थोड़ा दूर करें अपने लैपटॉप से। मोबाइल को क्या वो तो बंद कर दिया, इसीलिए 2 आवाजें आ रही हैं। आपको हो रही है आपकी आवाज, दोनों में से नारायण भाई। जी, इस दौरान मैं कर देता हूँ कि अभी क्या होता है कि जैसे ये जो मैं आपको टोल टैक्स वाली बात बता रहा था, ये नेशनल हाईवे तो आसानी से मिल जाती है, कोई मना कर नहीं पाता है। लेकिन जैसे ही आप एक्सप्रेस वे पे जाएंगे वो नहीं देगा। वो कहता है कि ये एक्सप्रेस वे मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री के अंडर में नहीं आता है, ये तो अलग है, ये एक्सप्रेस वे है, हाईवे नहीं है। ठीक है, तो वहां पे आपको झगड़ा करना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए एक मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट पर्सन विद डिसेबिलिटी वाला जो डिपार्टमेंट है, उसने मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री को एक लेटर जारी किया है। वो लेटर में शेयर कर देता हूं, और उस संदर्भ में मिनिस्ट्री को भी एक्शन लेना है कि वो एक्सप्रेस वे के संदर्भ में भी आदेश जारी करे। मैं उसको दिखा देता हूँ, आपको शेयर कर रहा हूँ आपको 1 मिनट। ये देखिए, ये 16 सितंबर को मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, दिव्यांग जन ने लेटर लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री को। कुछ NGO हैं, उन्होंने जो है वहां पर रिप्रेजेंटेशन दिया है। इसमें लिखा हुआ है, द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू फॉरवर्ड हियरविथ ए कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेशन नंबर इतने डेटेड इतने रिसीव फ्रॉम विकलांग संघ उमंग सिरसा on the above mentioned subject for appropriate action by Ministry of Road Transport and Highway. Action taken in this regard may be intimated to the applicant.
और ऊपर सब्जेक्ट में लिखा हुआ है फ्री फास्टैग फैसिलिटी टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज फॉर ऑल टोल प्लाजा ऑफ इंडिया। ये वर्ड बहुत ही महत्वपूर्ण है, फॉर ऑल टोल प्लाजा ऑफ इंडिया। तो वो ये नहीं कह सकते कि जो है कि भाई ये जो है हम इस टोल प्लाजा पे है, ये एक्सप्रेस भी है, फलाना ठिकाना है, ऑल टोल प्लाजा पे एप्लीकेबल है। अभी इसका गाइडलाइन अभी आना बाकी है, हम उसको जो है आँख बढ़ा के बैठे हुए हैं, जैसे ही मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे अपलोड होगा हम शेयर करेंगे। धन्यवाद राजेंद्र भाई। सबसे बोलिए बोलिए। मेरी आवाज दो तस्वीर आ रही है, नहीं तस्वीर दो आ रही है, वॉइस एक ही आ रही है। बोलिए। आप लोगों को एक ही सुनाई दे रही? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट आवाज है, बोलिए। सबसे पहले तो विष्णु भाई को मैं धन्यवाद दूंगा कि इतने दिनों के बाद आज उन्होंने चुप्पी तोड़ा अपना। और सच में राजेंद्र, आपसे विवेक भाई से हम लोग जो है सीनियर विश्वविद्यालय के स्टूडेंट रहे हैं। और विष्णु भाई अपने स्टूडेंट लाइफ से ही पढ़ाई के साथ साथ बहुत अच्छे सामाजिक कार्य करता थे, लेकिन हमें ऐसा लगता था कि अब वो सामाजिक कार्यों से हट के अपने केवल नौकरी में हैं। लेकिन बीच बीच में कभी कभी बातें मेरी होती रहती थी, मैं उनको जो है छेड़ता रहता था कि नहीं यार, हम नौकरी लोग यदि ऐसा करेंगे तो फिर से आगे आने वाली पीढ़ी विकलांगों के लिए कोई कुछ करेगा नहीं, हम लोग का फर्ज है कुछ किया जाए। और विष्णु भाई जो है रियल में जो है, जो अभी प्रोन्नति वाली बात कर रहे थे, उसको लेकर वो लोग लड़ रहे हैं। और ठीक है, हम लोग का इसमें एक से बढ़ के एक है। अभी जो है हम लोग के बीच एक अनंत शुक्ला है, दोनों पैर से विकलांग साथी हैं, और भारत में नहीं विदेशों में इनके जो है नक्शे बनाए हुए जाते हैं। तो इस ग्रुप में एक से बढ़ के एक लोग आते हैं और शांति से सुन के चले जाते हैं, ये इन लोग का बड़कपन रहता है। और कुछ लोग सुनते सुनाते हैं। विवेक भाई जो कह रहे थे कि उन्होंने जो है कहीं देते हैं और देश से कहीं जो है निकल जाते हैं, कल की एक घटना मैं जरूर से आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा अपने साथ। हम लोग जौनपुर गए थे, जो हम लोग के मित्र थे, उनकी जो है माता जी के चराई थी। संजोग से हमारे जेब में यूनिक ID कार्ड था और एक बीच रास्ते में टोल टैक्स पड़ता है मछली शहर के पहरे। हमारे साथ जो और साथी थे वो विकलांग नहीं थे, मैं ही अकेले था। तो मैं ऐसे मुंह से उन लोग को कहा कि यार हम लोग का एक नियम है कि टैक्स नहीं लगना चाहिए। तो वो सब कह रहे हैं कि आइए ट्राई करके देख लीजिए लगता है कि नहीं लगता है। और यूनिक ID कार्ड मेरे जेब से निकाल के और उसको दिखला दिए और वो जाने दिया। वो जान ही नहीं पाया कि हम लोग कौन सा कार्ड दिए हैं, क्या है। और वो सब झूठे में पीछे बैठे थे। जो लड़के कहे कि साहब आगे बैठे हैं। बोला कल बता रहा हूँ। फिर से रात में जब उधर से आया तो मैं कहा यार कहीं तुम लोग झगड़ा न करा देना। तो वो कह रहा नहीं, अब आप चुपचाप रहिए, जब इधर चले गए तो उधर से भी चले आएंगे। वो सब फिर से उधर से आए और वही काम किए, मेरे जेब से दूसरे तरफ वाले को दिखलाए। वो भी जो है मतलब वो नहीं जान पाया कि हम लोग का यूनिक ID कार्ड रियल में है क्या, ये पास है इस टोल टैक्स का कि क्या है। और कुछ नहीं बोला उसको भी। वो सब कहे कि साहब आगे बैठे हैं और चुपचाप वो देखा जाए आने दिया। अभी कल की घटना बता रहा हूँ। बस मेरा यही कहना है कि ये सेमिनार कराने का मेरा बस यही मकसद है कि जिसको जहां से जिस तरीके से लाभ मिल सके, हम लोग का बस यही मकसद है। हम लोग जो भी लाभ भारत सरकार का हो और या राज्य सरकार का हो, या हम लोग मिलके जो हम लोग का जो एक सपना है कि नए विकलांग साथियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ सके, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे। और सभी साथियों से अनुरोध है, जैसे राजेंद्र जी ने इतनी लड़के भी अपने लिए नहीं लिया, लेकिन कम से कम आगे आने वाली हमारे विकलांग साथियों के लिए बताया, तो अब कोई लेना चाहे तो ले सकता है। तमाम ऐसे हम लोग आंदोलन किए कि जो हम लोग कभी उसका सुविधा नहीं लेंगे, लेकिन जो है आगे आने वाली पीढ़ी विकलांग साथियों के लिए हम लोग कर दें, यही बहुत बड़ी उपलब्धि है और यही हम लोग चाहते हैं हकीकत में। तो अब हम लोग के बीच राठी दीदी हैं, रजिस्ट्रार सर हैं, शर्मा सर हैं, और आज हम लोग ये चाहते भी थे कि खुल के जो है और सब बातें हों। और तो मैं चाहूंगा नागेश भाई से कि जो है शर्मा सर को या रजिस्ट्रार सर। जी बहुत बढ़िया आपने बताया। विष्णु भाई ने एक चर्चा यहाँ प्रारंभ की और उसमें उन्होंने एक कोट किया। वो हमारे बड़े भाई हैं, उनको सादर प्रणाम से मैं कहना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि बस वाले कुछ ज्यादा बातें कहते हैं। मैं इस बात को 2 बार दोहरा दूं, बातें कहते हैं। विष्णु भाई
दिव्यांगता के क्षेत्र में संघर्ष करते हुए आप उस आधी आबादी को देखकर चलिए जो न तो शारीरिक रूप से किसी तरीके से कमजोर है, न ही मानसिक रूप से किसी तरीके से कमजोर है, लेकिन आज भी वो संघर्ष कर रही है भारत की या विश्व की आधी आबादी, कहीं घूंघट से बाहर निकलने को, कहीं आवाज कम या ज्यादा रखने को, कहीं पोशाक पसंदी को, या कहीं कुछ और को। क्या आपको लगता है हमारा संघर्ष उनसे अधिक है क्या? किसी भी परिस्थिति में नहीं। जितना भी भाई ने बताया बहुत अच्छा बताया। जो रिजर्वेशन में प्रमोशन की बात हो रही है वो 10वीं सीढ़ी है। हम तो ये सोच रहे हैं हमारे किसी तरीके से दिव्यांग पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी सीढ़ी पर तो पहुंचे, रोजगार परक तो हो, तब तो रिजर्वेशन में प्रमोशन लेंगे। जब पहले पहुंचे उस व्यवस्था में तब ना, तो ठीक है। एक ऐसी भी चर्चाएं होनी चाहिए, इससे भी एक ऊर्जा आती है, एक नया संचयन होता है। अब मैं पांडे जी मैं टोकना चाहूंगा फिर से, ये जो गाड़ी की बात हो रही है ये शायद 15वीं सीढ़ी है। दिव्यांग को ट्राई साइकिल के लिए तो भटकना पड़ता है और आप 15वीं सीढ़ी की बात कर रहे हैं, हम तो 10वीं की बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं। अब मैं निवेदन करूंगा, आज सिनान भाई ने कहा था कि 3 वक्ता अपनी बात रखेंगे, क्या ये बात सही थी या मैं अगले किसी अपने श्रेष्ठ वक्ता को आमंत्रित करूं? सिनान भाई एक चीज मैं थोड़ा सा और माफी चाहूंगा, विष्णु भाई जो बात कर रहे थे कि कंडक्टर जो है इधर उधर कर देते हैं, इनको याद होगा कि जब हम लोग बीएड साथ करते थे तो जो अपने चित्रकूट एरिया का सबसे बदमाश कंडक्टर था उसी का जो है दांत टूट गया था और यही विकलांग तोड़ दिए थे। तो कोई नहीं तो कोई ऐसा मिल ही जाता है, विकलांगों के साथ एक बदतमीजी करते हैं तो उनके साथ भी होता है। ये है कि हमारे विकलांग साथी लिख नहीं पाते हैं, हमारे विकलांग साथी अकेले रहते हैं तो लड़ नहीं पाते हैं, तो ये सबके साथ होता है, ये विकलांगों के साथ भी होता है। इसमें बहुत दुख होने की जरूरत नहीं है और इसीलिए एक ग्रुप बनाया जा रहा है कि यदि कोई एक न लिख पाए तो दूसरा तो कोई फायदा हो, दूसरा तो साथ देने वाला हो। मेरी बात समझ रहे हैं? यहाँ समझने वाले नहीं, यहाँ कहने वाले तैयार किए जाते हैं, ये अलग फैक्ट्री है। विष्णु भाई भी उसमें एक श्रेष्ठवत है, आज नौकरी के कारण थोड़ी सहज हो गए हैं, वो अलग बात है, सब ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। श्रीनारायण भाई क्या हुकुम जी बोलेंगे? हाँ पूछिए भाई। हुकुम जी आप कुछ अपनी बात रखने वाले थे? पवन जी रायबरेली सभी लोगों को नमस्ते। हाँ जी नमस्कार, बोले हुकुम जी। ये पांडे जी हेलो, हमारी मेरी आवाज सुन रहे हैं? श्री राजेंद्र प्रसाद यादव जी ने राजेंद्र जी हुकुम जी को अपनी बात रखने दीजिए और हमारा समय भी पूरा हो गया है। तो अगर राजेंद्र सर ने जिन बिंदुओं पर बात अपनी रखी है उन पे अगर प्रश्न ले लिए जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है ठीक है। तो सर हाँ ये पांडे जी मुद्दे बचे हैं वो अगले मीटिंग में ले लिए जाएंगे। जो राजेंद्र सर ने अभी इस टॉपिक पे बात की है उस पे अगर कुछ प्रश्न है वो ले लिए जाए, ज्यादा बेहतर रहेगा। बहुत बढ़िया सुझाव है। जी 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 बहुत नागेश जी। मैं तो क्या किसी का अगर कुछ प्रश्न है तो आप पूछें। नागेश जी आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी सर जी सर। मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि जो भारत सरकार ने जो ये सुविधा दी है, मैंने तो बीच में इंटरप्ट किया इसके लिए आई एम वेरी सॉरी, लेकिन मुझे एक बात याद आ गई, मुझे लगता है कोई बात नहीं, बताएं। अब ये प्रश्न है कि ये जो भारत सरकार ने जो सुविधा दी है इसको रोजगार से हम कैसे जोड़े? ठीक है, केवल जानकारी देना बार नहीं है, हमको वो दिशा भी दिखानी है जिससे ये रोजगार उत्पन्न हो, हमारे दिव्यांग साथी इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो। मुझे थोड़ी सी एक दूरदृष्टि नजर आती है, पता नहीं वो भविष्य में कितनी सही होगी और कितनी अच्छी होगी मुझे पता नहीं, लेकिन विचार रखना बहुत जरूरी है, उस पर विमर्श करना बहुत जरूरी है। मेरा विचार ये है कि आपने देखा होगा कि विभिन्न प्रकार की शहरों में ट्रेवल एजेंसी चलती है, तो और 75 डिस्ट्रिक्टों में श्री नारायण भाई ने ये दिव्यांग ग्रुप बनाए हैं। तो ये 75 डिस्ट्रिक्टों में ग्रुप विभिन्न प्रकार के दिव्यांग भाई जो इकोनॉमिकली थोड़े से साउंड हैं वो मिल करके एडेप्टेड व्हीकल खरीदें और अपनी एक ट्रेवल एजेंसी बना लें। ठीक है, ट्रेवल एजेंसी बना लें और उसमें दूसरों से सस्ते दामों पर आप जो है मतलब भाड़ा ले सकते हैं, क्योंकि आपको
टोल टैक्स नहीं लगना। आप 100 रुपए भी कम रखेंगे ना तो आपके पास आएंगे, ठीक है। आपको डबल फायदा होने वाला है। जैसे आप कहीं पे जा रहे हैं और एक तरफ से 300 रुपए टोल टैक्स लगता है तो दोनों तरफ से 600 रुपए हो गया, तो आप दूसरे लोगों की अपेक्षा 400 रुपए लीजिए, 200 रुपए कम लीजिए, तो वो आपके पास कस्टमर चला आएगा। तो इसको सब मिलकर एडेप्टेड व्हीकल गाड़ी खरीद के एक ट्रैवल एजेंसी बनाइए, अपने जीवन में भी गाड़ी को उतारिए, अपने परिवार को भी गाड़ी से घुमाइए और पैसे भी कमाइए। ये मेरा व्यक्तिगत तौर पर सुझाव। इसको आप कैसे देखते हैं? अपनी राजेंद्र जी, राजेंद्र जी आपका एडवाइस बड़ी अच्छी लगी है, बहुत अच्छा। इसमें श्री नारायण इसको देख करके बड़े मुस्कुरा रहे थे, हम समझ गए थे कि आगे उनका प्लान क्या है। एक दो क्वेश्चन पूछना चाह रहा था, मेरे मन में आ रहा था और मैं शुरू से सोच रहा था कि 2 क्वेश्चन मैं इससे पूछूंगा। ये जरूर से कंफर्म मैं जानना चाहूंगा कि क्या ये जो गाड़ी विकलांग लेगा तो केवल अपने यूज के लिए होना चाहिए या जो है ट्रेवल्स के लिए? तो ट्रेवल्स में पीले नंबर मिलता है, आपको मालूम है, सबको मालूम होगा कि जो भी गाड़ियां आप जो है ट्रेवल्स के लिए लेते हैं या जो सामान ढोने के लिए लेते हैं वो जो है दूसरी गाड़ियां होती हैं। यही मैं ये क्लियरली मेंशन मैं कर देना चाहता हूँ, ये व्यक्तिगत उसके लिए है। लेकिन अगर कोई चाहेगा कि भाई ट्रेवल एजेंसी में चलाना, वो बिल चाहिए तो बिल नहीं दे पाएंगे, तब बिल नहीं दे पाएंगे। तो ये कंफर्म है। दूसरी बात ये मैं एक और चीज जानना चाहूंगा राजन भाई कि क्या आप गाड़ी चला पाएंगे तभी आप गाड़ी ले सकते हैं कि आप ड्राइवर को जैसे रख के भी आप गाड़ी ले सकते हैं? मेरी बात समझ रहे हैं? नहीं, हम गाड़ी नहीं चला पाएंगे, हमसे गाड़ी ले पाएंगे कि नहीं? आप गाड़ी नहीं चला पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप ड्राइवर रख के भी ले सकते हैं। और विकलांगों के लिए अलग से ड्राइविंग लाइसेंस आजकल इश्यू हो रहा है जिसका नाम है एडेप्टेड ड्राइविंग लाइसेंस। और आपके पास में समय हो तो उसकी प्रक्रिया भी मैं अभी ऑनलाइन अप्लाई करके भी आपको समझा देता हूँ। मैं नॉर्मली सभी लोगों को, तमाम ऐसे विकलांग साथी हैं कि जो मतलब अपनी गाड़ी ले लिए, जैसे पता चले कि घर वाले उनके साथ जा रहे हैं, चाहे वो नहीं जा रहे हैं, चाहे मान लीजिए जो है कभी कभी ऐसी दिक्कतें आती हैं कि आप विकलांग के यूज का कोई सामान रहता है और उसको दूसरे लोग यूज करते हैं। जैसे लाइसेंस होता है, रिवॉल्वर आपके नाम पे है, दूसरा कोई नहीं चला सकता। क्योंकि सरकार हमें थोड़ी सी छूट दे रही हो और जो है कहीं से दूसरे तरह से हमारे विकलांग साथियों को ये बहुत बड़ा नुकसान हो, इस पे भी ध्यान रखें। और मैं तो रियल में भारत सरकार को इसके लिए धन्यवाद दूंगा। मुझे नहीं मालूम था कि जो है विकलांगों के लिए गाड़ी लेने पे इतना छूट था, क्योंकि हम लोग जो है एक बार जब एक विकलांग साथी का मुख बधिर का गए थे जो है बनवाने के लिए, और वो नहीं बना रहे थे लाइसेंस, तो उस बड़े लड़े झगड़े, तो वो सब जो है कहे कि ठीक है भैया 1 महीने के अंदर जो है आप लोग का बन के चला आएगा। अब मेरे से सब लड़के नहीं आए तो मैं मान के चला कि हो सकता है उन लोग का बन गया होगा, इसीलिए वो लोग नहीं आए, नहीं तो निश्चित आए होंगे। तो वहां जाके हम लोग को धरना प्रदर्शन करना पड़ा। अपने इलाहाबाद की बात बता रहा हूँ। तो मुझे ये नहीं मालूम था कि हम लोग की गाड़ियां लेने में तो सभी विकलांगों को नहीं मालूम होगा। तो इस पर भी थोड़ा सा जो मैं बात कहा हूँ, 2 चीजों का आप किया हूँ, ये जरूर से आप जो है जैसे अभी कह रहे थे ना ट्रेवल्स में चला दें, पता चले कोनो विकलांग साथी लेके ट्रेवल्स में चला दिया, कहीं खुदा न खास्ता लड़ गया तो एक तो और मुसीबत आ जाए। तो मैं ये चाहूंगा कि इसको आप क्लियर कर लेंगे। दूसरा ये कि क्या हम यदि नहीं चला पाएंगे वाहन तो क्या हमारे नाम से वो वाहन हम 100% है, चाहे 60%, चाहे 40 पे एबव है विकलांग, तो गाड़ी ले सकते हैं कि नहीं? ये दोनों क्लियर। गाड़ी ले सकते हैं, वो एडेप्टेड व्हीकल के रूप में रजिस्टर्ड होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप चलाएं, आप ड्राइवर रख के भी आप चला सकते हैं, लेकिन आप गाड़ी में बैठे होने चाहिए, ठीक है। लेकिन राजन जी, मुझे लगता है कि जैसे आपने एक बात बताई कि उसको हैंडीकैप्ड फ्रेंडली वाहन होना चाहिए, जैसे क्लच नहीं होना चाहिए, आपने बताया ऑटोमेटिक गाड़ी होनी चाहिए। तो ये बात एक आएगी, ये पॉइंट एक आएगा कि जो गाड़ी आप ले रहे हैं वो विकलांग के ड्राइव करने के लिए ही ली जा रही है, मुझे ऐसा लगता है। जी हाँ जी, उसमें रूल यही है। सही कह रहे हैं आप, एकदम सही बात है। लेकिन सर जो ब्लाइंड है, जो ब्लाइंड विजुअली इम्पेयर्ड है, वो तो चला नहीं पाएंगे गाड़ी, उनको ड्राइवर रखना ही पड़ेगा ना सर? नहीं, उनके लिए नहीं है, ये केवल लोकोमोटर डिसेबल्ड के लिए, फिजिकली डिसेबल्ड के लिए। ये बात तो राजन जी ने पहले ही बताई थी कि केवल लोकोमोटर के लिए है, ब्लाइंड के लिए नहीं है, डीम एंड डफ के लिए भी नहीं है। वो संघर्ष चल रहा है, उसमें संघर्ष चल रहा है, होना चाहिए, वो आगे बात है। विष्णु जी एक बात है, एक हमारे बीच में पार्टिसिपेंट है दुष्यंत शर्मा जी, इन्होंने अपनी एक बात रखी है कि इनको मारुति डीलर्स कोई गाजियाबाद में है, उन्होंने किसी बात के लिए रिग्रेट किया है कि हम नहीं दे सकते।
तो मैं चाहता हूँ यदि दुष्यंत शर्मा जी हो तो अपनी बात रखें कि उनके साथ क्या हुआ और फिर हम उनकी कैसे मदद कर सकते हैं। दुष्यंत शर्मा जी ने कहा है कि उनको ईमेल आई उनकी गाजियाबाद की तरफ से कि हम आपको गाड़ी नहीं दे सकते, इनकन्वीनियंस हुई तो उसकी वजह से उन्होंने वो मेल को एज इट इज लिख दिया है। तो यदि दुष्यंत शर्मा जी हो तो अपनी बात रखें कि उनकी समस्या क्या थी जिसकी वजह से उनको ये ईमेल आया। यदि दुष्यंत शर्मा जी हो तो बताएं। हैं दुष्यंत शर्मा जी? चलिए आगे जब बीच में बात मिलेगी तो आ जाएंगे, अपनी बात आगे कंटिन्यू करें प्लीज। नारायण जी इसी तरह आप कंटिन्यू करें, समय ज्यादा नहीं है, 5:30 बज गया, आधे घंटे बस समय मिला है। अब जो है हमें लग रहा है कि अब सभी साथियों का जो क्वेश्चन था आज का वो जो है ये एक क्वेरी आई है सेरिब्रल पाल्सी की। जैन जी, ये सेरिब्रल पाल्सी वाले भी विकलांग इंक्लूडेड हैं? नहीं, केवल फिजिकली डिसेबल्ड वाले इंक्लूडेड हैं, जो लोकोमोटिव वाले की बात कर रहे हैं केवल। हाँ सर, मुझे एक चीज जाननी थी कि फिजिकल डिसेबल्ड में क्या 100%, 80%, जो 100% का कोई कैंडिडेट है क्या वो गाड़ी ले सकता है? 40% से ज्यादा हो वो ले सकता है। जी सर, थैंक यू सर। जी, और प्रश्न कोई हो तो पूछ लें आप। राजेंद्र भाई जी जी, मैं मिठाई लाल मतलब इलाहाबाद से बोल रहा हूँ। जी जी, 2 पहिया गाड़ी चलाते हमको लगभग 15 साल हो गया। स्कूटी चलाता हूँ। हमने 3 बार अप्लाई किया आरटीओ ऑफिस में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए जी, तो वो एक कहकर लौटा देते हैं कि मतलब जाके 2 पहिया और लगवा के आओ, तुम गाड़ी नहीं चला सकते। तो लगभग हमारी 47 साल उम्र हो गई, तो अब ये कहते हैं कि अब तुमको कोई पूछने वाला नहीं, तुम जाओ। क्या करें फिर? देखिए उसके लिए अब आप उनके पास डायरेक्ट मत जाइए, पहले तो ऑनलाइन अप्लाई करके जाइए आप, ठीक है। जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो उसमें एक सर्टिफिकेट निकलेगा, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, जो कि जो सरकारी डॉक्टर से सर्टिफाइड करना है। वो साइन कर देगा तो उसका पाप भी नहीं रोक पाएगा। कौन सा सुन नहीं पाए? कौन सा सर्टिफाई कराना? जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, परिवहन की वेबसाइट पे जाके सारथी नामक जगह है, वहां पे जाके अप्लाई करेंगे तो उसमें किसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनना है तो उसमें फिजिकली डिसेबल्ड का एक ऑप्शन है। तो जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे, अपना नाम गाम पता भर देंगे, उसको सबमिट कर देंगे, तो सबमिट करते ही 2 PDF खुलेगा। अच्छा, एक होगा सेल्फ डिक्लेरेशन, इसमें वो पूछेगा आपको ये बीमारी तो नहीं है, फिजिकली डिसेबल्ड तो नहीं है। जैसे ही आप फिजिकली डिसेबल्ड पर आप क्लिक करेंगे तो एक PDF और खुल जाएगा, उसका प्रिंट आउट ले लो, उससे डॉक्टर से उससे साइन करा लो, वो लिख देगा कि ये चला सकते हैं कि नहीं चला सकते हैं, तो जो है उसके बाद में वो उसको देना पड़ेगा। कौन से डॉक्टर के पास जाएं? CMO के पास चले जाइए, सरकारी डॉक्टर के पास चले जाइए। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है। हेलो जी, वो क्या फॉर्मेट निकलेगा मैं आपको दिखा दूं, वो सर्टिफिकेट जो निकलेगा। राजेंद्र भाई ग्रुप में भेजिएगा। अब मैं चाहूंगा कि जो है नागेश भाई। जी जी बताइए। अब टाइम जो है मात्र आधे घंटे में बचा है। जी जी बताइए। वो आवाज साउंड बगल से आ रही है, बताएं, आप बताएं। हाँ, मैं ये कह रहा था कि अब सबकी बैटरी और वो जो है नेट भी गायब हो रहा और 5:30 हो गया। अब जो है मैं ये चाहूंगा कि आप जो है सभी लोगों से जो है, विवेक भाई हैं, राठी दीदी हैं, शर्मा सर हैं, रजिस्ट्रार सर हैं, उन्नीश मिश्रा सर, अब उन लोगों से जो है करा लें, समाप्त किया जाए फिर से अगले हफ्ते और अच्छे जोश खरोश से। और ये तो आप जानते हैं आपके कारण आज हम लोग ये मीटिंग रख लिए, नहीं तो मेरा इरादा अगले हफ्ते था। इसके लिए आपको धन्यवाद कि अच्छे से फिर से हो भी गया। तो विवेक सर तो शायद अभी जुड़े थे लेकिन वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं, तो मैं दीदी से ही, दीदी को ही बोले। शर्मा सर कहाँ गए? आदरणीय डॉक्टर विजय शंकर शर्मा सर, आपसे निवेदन है कि कृपया आज के परिप्रेक्ष्य में जो बातें हुई हैं उसमें आप कुछ ऐसी विशेषज्ञता हम लोगों के सामने रखें जिससे हम लोग या दिव्यांगजन किस तरीके से अप्लाई करेंगे उस पर थोड़ा सा और प्रभाव धन्यवाद आयोजक मंडल।
बड़ी देर के बाद अपनी शक्ल दिखाया, थोड़ा डाटा बचाते हैं थोड़ा इससे। दूसरे के आईडी से जुड़े हैं। देखिए आज जो बातें राजेंद्र जी ने कही, कुल मिला के हमको ये देखना है कि जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बीच में इस बात को बोल दिया, तो देखिए हम लोगों को बहुत अवेयर होना पड़ेगा, और जो आदमी अवेयर होगा वही पाएगा, जो जागेगा वही पाएगा, जो सोएगा वो खोता। हमने बचपन से सुना। ये जैसी स्कीम इन्होंने बताई कि कैसे आपको वाहन मिल सकता है, कैसे आपको सुविधाएं मिल सकती है, तो इसलिए हमको अवेयर होना बहुत जरूरी है। जैसे आप जब भी, मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप खाली बैठे हों तो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ साथ, जैसे आप उसमें रहते हैं, आजकल काफी स्मार्टफोन का जमाना आ गया है, कम से कम 112 लोगों के पास तो था ही, अभी थोड़ी देर पहले प्रूव हो गया, थोड़ी देर पहले वो 250 भी पहुंच गया था। तो सभी लोग, ये जितनी भी स्कीम्स वगैरह है सब वेबसाइट पे पूरी तरह से अवेलेबल होती है। तो जब आपके पास स्पेयर समय हुआ करे तो आप भिन्न भिन्न जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो सरकारी और गैर सरकारी संगठन हैं, खासतौर से मैं डिसेबिलिटी अफेयर्स की बात बताऊं, जो केंद्र सरकार की जो वेबसाइट है उस पे आप जा करके भिन्न भिन्न चीजों को और उनकी अलग अलग स्कीम्स को बीच बीच में पढ़ते रहा करिए। जो डिसेबिलिटी अफेयर्स की वेबसाइट, एक दिन दे दूंगा, सारी वेबसाइट्स के बारे में लिखा दूंगा कि दिव्यांगजन की वेबसाइट है केंद्र सरकार की, डिसेबिलिटी अफेयर्स के नाम से है। आप उसमें डालेंगे, उनकी तमाम योजनाएं हैं, उसमें आप कैसे लाभान्वित हो सकते हैं। आप NHFDC की वेबसाइट पे जाइए, कैसे आपको स्कीम्स मिलनी है, कैसे आपको लाभ लेना है, उस पे जाइए। आपको जो यूटी की या जो अदर स्टेट्स के लोग हैं उनकी अपनी अपनी दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की अपनी अपनी वेबसाइट्स हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इनकी वेबसाइट्स को, इनके शासनादेशों को बीच बीच में देखते रहिए। भाई कुछ शासनादेश आपके काम के होंगे, कुछ काम के नहीं होंगे, कुछ काम के नहीं होंगे, सरसरी निगाह से देखा, हटा दिया, और जो काम के हैं उनसे जानकारी प्राप्त की। ऐसे में क्या होगा, जो आदमी देखिए जो अवेयर होता है वही दुनिया में आगे बढ़ेगा। जिसको जानकारी ही नहीं है तो वो आगे कैसे जाएगा। तो मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है कि आप अपने आप को अपडेटेड रखें, अपने आप को एकदम इतना जागरूक रखें, कान इतने खुले रखें कि जैसे ही कोई ऐसी सूचना आपको मिले, आज राजेंद्र भाई ने इतनी अच्छी बातें बताई हैं, इन सब का जाकर के आप टेस्ट करिए। कहीं राजेंद्र जी झूठ तो नहीं बोल रहे थे, सारी वेबसाइट देखिए, सारे उन शासनादेशों को राजेंद्र जी ने जो दिए हैं उसको क्रॉस चेक करिए कि हाँ ये मुझे मिल गया, और जिस दिन वो आपको अपने आप मिलेगा उस दिन आपकी बहुत बड़ी जीत होगी। तो ये जो बात हुई है, हालांकि हम श्री नारायण जी ने इस बात को लेकर के इस फोरम को शुरू किया था, हमारा अल्टीमेट प्रयास यही है कि हम इन सब जानकारियों को आपको उपलब्ध कराएं, लेकिन आपके पास अवकाश का समय, रिक्त समय जब भी हो आप ये काम करते रहें। और देखिए राजेंद्र जी जितने हाईटेक हैं, मुझे याद है जब त्रिपुरा से फोन किया करते थे तो इतने जिज्ञासु प्रवृत्ति के हैं, ये जितनी जानकारी इनको मिली है ना, ये इनको किसी ने आकर के नहीं दी है, ये खुद अपने आप अवेयर होकर के अपने आप जानकारियों को प्राप्त करने की लालसा थी, वही इनको आज इस योग्य बनाई है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज जिस पोजीशन पे आप हैं वो इनकी जिज्ञासावश है। आपने वैकेंसीज को देखते रहे, आप गाड़ी लेने के लिए प्रयास करते रहे, वो भी देखते रहे, तो आदमी को जिज्ञासु होना पड़ेगा। आप सब लोग जिज्ञासा को जागृत रखिए, वही मेरा आज की परिप्रेक्ष्य में आपसे अनुरोध है और इस परिप्रेक्ष्य में मेरा कथन है जी, क्योंकि समय ज्यादा है, मैं आज बहुत बोलूंगा नहीं जी। नागेश जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका 2 शब्द ही हम लोगों को एक कुशल निर्देशन प्रदान करता है। राजेंद्र भाई ने संघर्षों की बात की, राजेंद्र भाई ने नियमावली की बात की, विष्णु भाई ने संघर्ष के लिए एक लौ जगाई कि जब ये भी मेंटेलिटी आए तो विष्णु भाई को याद करके और यहाँ इसी पटल के विरोध को भी याद कर लेना, ऐसे ही विरोध करना है, वो भी दिखा। अब मैं आगे के क्रम में बढ़कर अपनी दीदी राठी दीदी को मैं आमंत्रित करूंगा कि आपके द्वारा भी इस पटल पर आज के विषय को देखते हुए एक संबोधन हम लोगों को अध्यक्षीय स्वरूप में मिले और एक निर्देशन मिले जिससे हम लोग आगे बढ़े। राठी दीदी। सबको नमस्कार। इस वक्त 59 लोग हैं
जबकि 100 से ऊपर हमारे साथ जुड़ चुके थे। आज का विषय बहुत ही सामयिक है, क्योंकि हम मुख्य धारा अपने सब बच्चों को जोड़ना चाहते थे, और आज राजेंद्र जी का वक्तव्य काफी अच्छा रहा। उन्होंने बताया कि कैसे हम मुख्य धारा से जोड़ के अपने आप को एक व्हीकल प्राप्त कर सकते हैं, कंसेशन लेते हैं, और उन्होंने बाकायदा वो दिखाया कि किस तरह के फॉर्म है, किस सेक्शन में है। प्रैक्टिकली उनका अपना एक्सपीरियंस जो रहा उसको उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से शेयर किया। विष्णु भाई ने जो संघर्ष की लौ, जैसे आपके शब्दों में, उसको जगाया, और विजय जी ने कहा कि हमें जागरूक रहना पड़ेगा। जो सोवत है सो खोवत, जो जागत है सो पावत है। हमेशा अवेयरनेस हर चीज की बहुत जरूरी है। अगर हमने किसी भी फील्ड में महारत पानी है या सफलता पानी है, अगर किसी चीज की जानकारी ही हमें नहीं होगी तो हम उस चीज की उपलब्धता हासिल नहीं कर सकते। दूसरी चीज हम ये कहेंगे कि हम ये चाहें कि आसानी से कोई चीज मिल जाए तो वो पॉसिबल नहीं हो पाती। कहते हैं ना, एक बच्चा रोता नहीं है तो माँ उसको दूध भी नहीं देती है। तो हमें अगर मालूम भी चल गया कि ये प्रावधान है जिसमें हमें फैसिलिटी मिलती है, तो आप क्या सोचते हैं कि उसमें हमें वो फैसिलिटी ऑटोमेटिक मिल जाएगी? ऐसा नहीं होता। जैसा राजेंद्र जी ने बोला कि हमें कम से कम, मैं कहूँगी 6 महीने का समय हमें अपने डिस्पोजल पे रखना होगा। अगर हम कोई व्हीकल खरीदने बात करते हैं, जो सिर्फ जैसा कि आपकी बातों से हुआ कि फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चों ही इसका उठा सकते हैं। अगर वो इसको लेना चाहते हैं, उनको 6 महीने पहले से प्लान करना होगा कि हाँ हम लेना चाहते हैं, और इसमें 1 लाख से ऊपर का हमें अगर बेनिफिट होना है तो हमें वो प्रक्रिया को फॉलो करते हुए, समय को ध्यान में रखते हुए उन फॉर्म्स को हम इशू कराएंगे। और उसके बाद वो चाहे आरटीओ का माध्यम हो, चाहे वो सेलर हो, कार सेलिंग वाले हों, उनको दिखा के वो हमें कंसेशन लेना पड़ेगा। अगर वो अपनी नादानी शो करते हैं कि हाँ हमारे पास ऐसा नहीं है, तो हमें बाकायदा उनका प्रावधान उनको दिखाना होगा, तभी वो हो पाता है। कि अगर लीगली भी करते हैं तो हमेशा ऐसा है कि जब लीगल आते हैं तो उनको लीगली ही हम सॉर्ट आउट करते हैं, क्योंकि फैक्चुअली तो अपनी जगह हर लोग सही है, विकलांग मुझे मिल रहा है, लेकिन लीगली हम कहाँ कॉम्पिटेंट है, केपेबल कि हम उस चीज को हासिल कर सके। तो हमें अपने दिमाग में उन प्रक्रिया को, उन प्रावधानों को, उन एक्ट सेक्शंस और क्लॉजेस को ध्यान में रखना होगा, इसके तहत हमें ये मिल सकता है। जैसे कभी कभी तो अपनी थर्ड आई जो है वो काम कर जाते हैं। जी क्या, तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। अपने आप को जो अपडेट्स होते हैं, जैसे ये भी ये पीडब्ल्यूडी एक्ट के बाद ये इतनी अमेंडमेंट्स आई हैं, 19-20 में आई हैं। राजेंद्र जी अवेयर थे, वो बाकायदा इस पे रिसर्च करते रहते हैं, जिस वजह से हमें आज अवगत करा पाए कि 19-20 में ये गवर्नमेंट आए हैं जिसके तहत हमें ये सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो हमें अपने आप को अपडेट रखना होगा, क्योंकि आजकल मुझे नहीं लगता कि जितने हमारे साथ जुड़े हुए हैं किसी के पास स्मार्टफोन नहीं है, सबके पास है। तो इस साइट पे जाके हमें और क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हो रही है उसकी जानकारी लेनी होगी, और उसका क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं उसको भी देखना होगा। अगर कहीं नहीं भी होता है तो हम उसको क्रियान्वयन में आपकी मदद करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और जितने एक्सपर्ट्स आते हैं वो भी अपने बारे में सब अपने फील्ड के बारे में बताते हैं कि ये सुविधाएं उपलब्ध हैं जिनको हम अवश्य अपने ऊपर लागू करवा सकते हैं। तो हमें हमारे में भी वो जज्बा होना चाहिए कि ये उपलब्धता हमें मिलनी है, और मिलेगी, कैसे नहीं मिलेगी। अभी हमारे पास एक आए थे शख्स, वो कहती हमें
हम जमीन की रजिस्ट्री करा रहे हैं, वो विकलांग थे, तो विकलांगों की भी जमीन में रजिस्ट्रेशन कराते वक्त उनको भी छूट मिलती है। और देखिए अगर कहीं कम है आपका रजिस्ट्रेशन शुल्क कम जमा होता है, फायदा आपकी रिकवरी आ जाती है। लेकिन अगर हम पूरा पैसा देने बाद हम चाहें कि वो रिफंड हो जाए तो ऐसा प्रावधान है, तो हमें पहले ही अवेयर होना पड़ेगा ना। इसी तरह अगर हम ये चाहें, अब राजेंद्र जी उसका फायदा नहीं ले पाए क्योंकि उनके पास समय की कमी थी, और आज वो चाहें कि उनका रिफंड हो जाए। अभी आवाज आ रही है सबको? हाँ दीदी बोलिए। हमारी आ रही है सबको? जी 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 जी। हाँ नहीं, अभी वो कह रहे थे कि आवाज तो हमें उस चीज का फायदा ले, टाइमली हमें उन चीजों को अप्लाई करना होगा। और सबसे बड़ी बात है, जैसे हम पूरे ड्राइविंग के गाड़ी के पेपर्स अपने पास रखते हैं, तो उन डॉक्यूमेंट्स को भी अपने पास रखना होगा, ताकि हमें अपना समूह लेके ना रहना पड़े। अगर कोई गाड़ी कहता है कि ये दिखाइए, तो उसकी फोटोकॉपी, जेरोक्स कॉपी हमारे कस्टडी में हमेशा रहनी चाहिए हर चीज के लिए। आज राजेंद्र जी ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी हमें, और हमें बहुत खुशी हुई कि उन्होंने पूरा डिटेल में सारे जितने भी गवर्नमेंट ऑर्डर्स थे, एक्ट थे, वो आरटीओ डिपार्टमेंट के हो और चाहे अनस्टेटरी लेवल का हो, उन्होंने सबके बारे में बताया। और बिना लड़ाई के कोई चीज हासिल भी नहीं होती, चाहे वो देखिए किसी भी कंसेशन की बात हो। ये तो धन आ गए हैं, लेकिन अभी भी हम अगर चाहते हैं नारा, हम लोगों ने कैसे लड़ झगड़ के भूख हड़ताल करके भी कई चीजों को पाया है। तो हर चीज आदमी पा सकता है, बशर्ते कि आपका जो जज्बा है वो जुनून की हद तक हो, और आपकी अवेयरनेस भी उतनी ही हो कि हम क्या क्या ले सकते हैं और क्या नहीं ले सकते। तो इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम दूंगी, और साथ साथ सभी का जो लोग जुड़े हैं उनका धन्यवाद, स्पेशली नागेश का, शर्मा जी का और विष्णु जी का, जिन्होंने इतनी अच्छी जानकारी और एक फिर वो लॉ उत्तर की है कि कुछ हमें करना है, आना है, ताकि हम अपने अधिकारों अच्छे से। दीदी हमारा एक अनुभव है। हेलो, अरे हम संतोष बोल रहे हैं सुल्तानपुर से। दीदी जी सर, वो संतोष बोलो। हाँ, वो हमारी पत्नी भी हैंडीकैप्ड हैं, तो लखनऊ हमने जमीन लिखवाई थी, तो उसमें 49,000 रुपया की बचत हो गई थी। वकील को नहीं पता था। हमने कहा कि ये विकलांगों को छूट मिलती है, आप जा करके अपने सेक्शन में देखिए, तो वहां से पता किए तो रजिस्ट्री में 49,000 रुपया की बचत हुई। अरे तो आप बचत अधिकारी हैं। आपने जानकारी से ही अभी कल भी हमारे पास एक बाबा चौराहा से बच्ची आई थी, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें प्रावधान बताना होगा, तभी तुम्हें इसलिए मतलब अवेयरनेस का होना भी बहुत जरूरी है, तभी आप किसी की चीज का ले सकते हैं। हाँ जी बेटा, ये ऐसे ये भी आप भी हमारे पास आई थी। ये ऐसे बचत अधिकारी हैं कि